आप सुन रहे हैं 50-50 उपन्यास का भाग 4। पैकेट लेने किधर आना है? दिलीप डोलस के ऑफिस में। वो कहाँ? थाने में, जहाँ दिलीप डोलस सब इंस्पेक्टर हैं। साला मस्खरी मारता है। उसे 3 हत्याओं के अपराधी को रिसीव करके बहुत खुशी होगी। मैं कहता ना तेरे को खुश। गर्दन पर कांटी फिराएगा तो मुंह की जगह गला हंसता होगा। ऐसा? हाँ ऐसा। जहाँ 3 नक्की क्या वहाँ एक और सही। तीनों में कौन कौन शामिल है, जरा नाम बोलना। तू ये तो नहीं सोच रहा मैं अकेला है? नहीं नहीं, तुम तो 2 हो यकीनन। और हमारी पीठ पे जिसको हाथ है ना, उसका नाम सुनेगा तो पतलून गीला कर बैठेगा। अच्छा, हम लोग भाई का आदमी हैं। कौन भाई? भाई का नाम नहीं जानता? सारी मुंबई उसके नाम से कांपती है। अच्छा, मैंने तो कभी नहीं ख्याल किया इस बात का। इस बार मुंबई पहुंचूंगा तो भाई का नाम लेकर देखूंगा। कब कभी छूट गई तो। मुंबई नहीं, कहीं और पहुंचेगा अब तू। कहाँ? जहाँ मैंने पहले 3 को पहुंचाया। इंतज़ार कर बाप। लाइन कट गई। धर्मेश ने रिसीवर वापस क्रेडल पर रख दिया। कौन था? उन्हीं दोनों मवालियों में से एक था। हमें उस टैक्सी ड्राइवर को यहाँ का पता नहीं बताना चाहिए था शोभना। क्या कहता था? पैकेट खरीदना चाहता था। कीमत देकर? भाई, कीमत देकर ही तो चीज़ें खरीदी जाती है ना। कितनी? 2,50,000 से शुरू हुआ था। तो इससे तो साफ साबित होता है कि उस सांप में कोई खूबी है जो हमारे पल्ले नहीं पड़ रही। पड़ जाएगी। अब ये पैकेट हम उससे नाउम्मीद होकर फेंकने नहीं वाले। अब ये हमारे पास ही रहेगा। ठीक है, और क्या बोला? शुरू में तो अदब से बात ही करता रहा, फिर एकाएक कत्ल की धमकी देने लगा। किसी भाई का हवाला देकर डरा रहा था। कौन भाई? नाम बताया नहीं, बस ये बोला कि भाई का सपोर्ट है उसकी पीठ पर। पता नहीं कौन भाई है। अंडरवर्ल्ड के बड़े मवाली को भाई कहते हैं। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था। मैं तो समझता था वो दुबई वाला खलीफा ही भाई कहलाता था। अब क्या पता ये मवाली उसके आदमी हो। फिर तो मैंने इससे पंगा लेकर ठीक नहीं किया। अब कहीं कुछ कर ना गुजरे। अब क्या करेंगे हम लोग? हम वही करेंगे जिसका फैसला हमारे बीच पहले हो चुका था। यानी कि सुबह सवेरे यहाँ से निकल चलेंगे। हाँ, अभी तक हमने पुलिस को से छुप कर यहाँ से निकलना था, लेकिन अब उन मवालियों से भी छुपना पड़ेगा। कैसे? हमारे यहाँ मौजूदगी की बहुत बड़ी चुगली नीचे पार्किंग में खड़ी हमारी कार है। मैं ऐसा करता हूँ, अभी सलीम मिस्त्री को फ़ोन करता हूँ। उससे कहता हूँ क्योंकि हमें लंबे सफ़र पर रवाना होना है, इसलिए हम चाहते हैं कि कार के फाइनल चेकअप सुबह सवेरे हो जाए। सुबह? कार लेने जल्दी आने की हम उसकी एक्स्ट्रा फीस भर देंगे। चाबी हम कार में ही छोड़ देंगे। वो आएगा और कार ले जाएगा। वो मवाली यहाँ की निगरानी कर रहे होंगे तो कार के पीछे लगेंगे। बाद में जब वो पाएंगे कि कार में हम नहीं थे तो वापस लौटेगा। उनके वापस लौटने से पहले हम यहाँ से खिसक जाएंगे। हम सेफ समझेंगे तो सलीम मिस्त्री के गैराज से कार उठा लेंगे, नहीं तो उसे फ़ोन करके कार कहीं मंगवा लेंगे। मेरे ख्याल से ये तरकीब काम कर ही जाएगी। ठीक है, फिर ऐसे ही करते हैं। होटल का बिल हम अभी दे देते हैं ताकि सुबह हमारे कोई परेशानी ना आए। हाँ, ये अच्छा रहेगा। गुरुवार 19 फरवरी, चिपलन, पणजी, फिगारो, पोंडा। सुबह वातावरण में भोर का उजाला अभी फैलना शुरू ही हुआ था कि धर्मेश और शोभना होटल से रवानगी की तैयारी लगभग पूरी कर चुके थे। उस घड़ी शोभना ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी बालों में कंघी फिरा रही थी और धर्मेश पलंग पर बैठा जूतों के फीते बांध रहा था। आज तुम्हारी सूरत पर 12 क्यों बज रहे हैं? एकाएक धर्मेश ने पूछा। मालूम है वजह? 12 बजे अभी दिखाई दिए या पूछा देर से? दिखाई तो पहले ही दिए थे, लेकिन पूछने लायक अब दिखाई दे रहे हैं। बताओ क्या बात है? तबीयत ठीक नहीं है? मैं रात भर सो नहीं पाई। क्यों? सांप के बारे में सोचती रही। कभी झपकी आ भी गई तो सपने में वही सांप दिखाई दिया, लिहाजा फिर जग गई। ओहो, सारी रात एक ही बात जहन में हथौड़े की तरह बजती रही। उस सड़े से सांप में क्या खूबी थी जो वो मवाली उसके लिए 2 लाख रुपए देने को तैयार था? क्या खूबी थी जो पाटिल साहब उसे कलेजे से लगाए फिर रहे थे? पणजी के होटल मैफेयर में बुलाकर भी वो क्या मुझे ये सांप ही सौंपने वाले थे? तो ये सोचने में रात गुजारी। सारी नहीं, 3/4 के करीब।
अच्छा, और बाकी में क्या क्या? बाकी में मैंने सांप का फुल पोस्टमार्टम कर दिया। जैसे तुमने पेचकस की मदद से उसके पेट की तरफ नीले धागे से लगे 3-4 टांके उधेड़े थे, वैसे मैंने एक ब्लेड लेकर तमाम के तमाम टांके काट दिए और भीतर का सारा लकड़ी का बुरादा बाहर निकाल दिया। बिल्कुल खोखला कर दिया उस कपड़े के सांप को। क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा तो पता नहीं कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन कुछ हाथ ज़रूर लगा है। क्या? बुरादे की तहों के बीच में एक बारीक नलकी की तरह का पेबस था। अच्छा, लाओ इधर। धर्मेश पलंग से उठकर उसके करीब पहुंचा। शोभना ने कंघी टेबल पर रख दी और वो नलकी सी बरामद करी। उसने वो नलकी धर्मेश को थमाई। क्या है, देखो ना खुद। धर्मेश ने गौर से उसका मुआयना किया तो पाया कि वो एक गोल लपेटा कागज़ था। सावधानी से उसने उसे खोलकर सीधा किया। उसकी तहों को खोला तो वो 8x10 का एक वर्का बन गया, जिस पर उसे पेंसिल से खिंची हुई कई लकीरें दिखाई दी। ये क्या है? मुझे तो कोई नक्शा मालूम होता है। हाँ, वो तो लग ही रहा है कि नक्शा है, पर किस चीज़ का? ये तो वैसा नक्शा जान पड़ता है जैसे बच्चों की ज्योग्राफी कॉपी में रंग भरने के लिए छपा होता है। ये देखो, एक बड़ा सा आड़ा तिरछा दायरा, ये उसके करीब एक छोटा सा वैसे ही आड़ा तिरछा दायरा, और ये छोटे दायरे के करीब उससे भी छोटे छोटे 8-9 दायरे। क्या मतलब हुआ इसका? कुछ तो मतलब होगा, तभी तो ये इतने यत्न से सांप में छुपाया गया था। पहली बार की पड़ताल में तो हमें इसकी सांप में मौजूदगी की कोई भनक भी नहीं लगी थी। मेरा दिल कहता है ये किसी तिलिस्म की, बल्कि सारे तिलिस्म की कुंजी है। लेकिन कुछ पल्ले तो पड़े। कोशिश करते हैं। हाँ, तुम ही करो अब कोशिश। मैं तो कर चुकी पूरी रात, मेरे कुछ समझ में नहीं आया। तो क्या मैं तुमसे ज़्यादा समझदार हूँ? हो तो नहीं, लेकिन उस खुश फहमी के तहत कोशिश करो जो कि मर्दों को होती है कि वो औरतों से ज़्यादा सयाने होते हैं। धर्मेश गौर से नक्शे का मुआयना करने लगा। तभी एक धड़ाम की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। कैसी आवाज़ थी ये? ऐसा जैसे कि कहीं बम फटा हो। ये तो कहीं करीब से आई है, जैसे होटल के कंपाउंड से। शायद कोई टायर फटा होगा। पागल हुए हो क्या? टायर फटने की कभी इतनी आवाज़ होती है? कभी कभी होती है, फिर अभी सुबह का खामोश माहौल है, ऐसे में छोटी मोटी आवाज़ भी ज़्यादा गूंजती है। ये छोटी मोटी आवाज़ नहीं थी। छोड़ो ना, हमें क्या। तभी नीचे से बहुत शोर आया। कुछ गड़बड़ है, देखो। अरे, किचन में कोई गैस का सिलेंडर फटा होगा ना, हमें क्या। खामा टाइम ज़ाया करेंगे तो यहाँ से रवानगी नहीं होगी, नए पचड़ों में हम पड़ जाएंगे। तुम नक्शे का कोई सर पैर समझने की कोशिश करो, मैं अभी आती हूँ। लेकिन वो वहाँ से बाहर निकल गई। धर्मेश फिर उस नक्शे को कभी सीधा, कभी उल्टा, कभी इस बाजू, कभी उस बाजू देखने लगा। 5 मिनट बाद शोभना दौड़ती हुई भीतर दाखिल हुई। क्या हुआ, इतनी बदहवास क्यों हो? बम, हमारी कार में बम था। बम फट गया और पलकच्छे उड़ गए उसके। क्या? कार के भी और ड्राइवर के भी? ड्राइवर? वो कौन? सलीम मिस्त्री। हे भगवान, हम बच गए। कार जाके हमने स्टार्ट की होती तो इस घड़ी सलीम की जगह हम ऊपर होते। यानी कि उस मवाली ने फ़ोन पर कत्ल की फर्जी धमकी नहीं दी थी, कार में बम लगा दिया। हाँ, और इग्निशन ऑन करते ही फट पड़ा। बेचारा सलीम। ये वक्त यहाँ रोने का नहीं है, चुपचाप यहाँ से निकल चलो। धर्मेश ने एक क्षण अपलक शोभना की तरफ देखा। तुम्हारी इस बात का कोई खास मतलब है? हाँ, अरे नीचे जो हंगामा खड़ा हुआ है उसमें हमारा चुपचाप यहाँ से खिसक जाना बहुत आसान है। अभी पुलिस ही यहाँ पहुँच जाएगी। उसके बाद काफ़ी अरसे तक पुलिस की मुकम्मल तवज्जो इस हौलनाक वारदात की तरफ ही रहेगी। लिहाजा हम होटल से नहीं, शहर से भी चुपचाप कूच कर जाने में कामयाब हो जाएंगे। ऊपर से सलीम मिस्त्री से हमारी क्या जुगलबंदी थी, इस बात की खबर या हमें है या फिर सलीम मिस्त्री को। मौजूदा हालात में यही समझा जाएगा कि बम विस्फोट के शिकार तुम हुए थे। लाश के परखच्चे उड़े पड़े हैं। उम्मीद तो ये है कि उसकी शिनाख्त हो ही नहीं पाएगी, होगी तो बहुत मुश्किल से होगी, या होते होते होगी। यानी कि एक अरसा तो हमारा उन मवालियों से ही नहीं, पुलिस से भी पीछा छूटा रहेगा। मौजूदा हालात में ये बात हमें बहुत माफिक आ सकती है। हमारे कत्ल की कोई नई कोशिश नहीं होगी और पुलिस भी हमारे पीछे नहीं पड़ेगी। गुड, वेरी गुड।
फिलहाल हम इस अंदेशे से तो बरी हैं कि होटल पैरामाउंट से पुलिस हमारी करतूतों के बारे में कुछ जान जाएगी, और अगर जान भी जाएगी तो मौजूदा वारदात की रूह में अपनी जानकारी को नज़रअंदाज ही करेगी। यहाँ लाश की शिनाख्त भले ही ना हो पाए, लेकिन ये जान पाना मुश्किल नहीं होगा कि कार विस्फोट में मरने वाले दो नहीं थे, एक ही जना था, जो कि तुम थे। और तुम्हारे अंजाम से खौफ खाकर मैं चुपचाप यहाँ से खिसक गई थी। यहाँ की पुलिस का मुंबई तक मेरे पीछे पड़ना मुमकिन नहीं होगा। क्यों नहीं मुमकिन होगा? तुमने उन्हें अपना दादा वाला पता बताया था। वो किराए का फ्लैट है, जिससे समझ लो कि मैंने अभी किनारा कर लिया। लेकिन तुम्हारा सामान सब कूड़ा। 4 पैसे हाथ लग गए तो क्या परवाह मुझे उस सामान की, और ना हाथ लगे तो? तुम समझते हो कि हमारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला। नहीं, मैंने तो ऐसी मिसाल के तौर पर कहा, अगर ना लगे तो लौट के बुद्धू घर को आए। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। पुलिस मेरी ताक में दादा वाले फ्लैट पर निगाह जमाए होगी तो जमाए रहे, मेरा क्या लेगी। ये ना भूलो कि पैरामाउंट होटल के रिसेप्शन से वो पैकेट मैंने मांगा नहीं था, वो मुझे बिना मांगे दिया गया था। लेकिन खुद को एलिसा वॉकर बताया था तुमने, एक ऐसे शख्स की मिसेस बताना जिसके लिए वहाँ कॉटेज बुक थी। मुझे ऐसा कहा गया था। किसने कहा था? खुद मिस्टर जॉन वॉकर ने। क्या तुम मेरा धंधा भूल रहे हो क्या? ओह ओह ओह, वो मुझे मुंबई में मिला था। उसने मेरी फ़ीस भरी, मेरे साथ मौज मेला किया। उसने मेरी और फीस भरी और फलां तारीख को मुझे चिपलंग के होटल पैरामाउंट में मिलने को कहा। उसी ने मुझे हिदायत दी थी, अगर मैं उससे पहले वहाँ पहुँच जाऊँ तो अपने आप को मिसेस वॉकर बताकर उसके लिए बुक कॉटेज की चाबी हासिल कर लूँ और वहाँ उसका इंतज़ार करूँ। लेकिन मिस्टर वॉकर का तो कोई वजूद ही नहीं है। कौन कहता है? इंडो नेपाल एयरलाइंस वाले कहते हैं, जिनके यहाँ ना रीजनल डायरेक्टर की कोई पोस्ट है, ना इस नाम का कोई डायरेक्टर है, और ना उनके यहाँ से होटल पैरामाउंट में बुकिंग के लिए कोई फ़ोन किया गया था। हाँ, तो होटल के स्टाफ ने कुछ गलत सुना होगा। फ़ोन पर इंडो नेपाल एयरलाइंस नहीं कुछ और कहा गया होगा, जहाँ की रीजनल डायरेक्टर होता होगा। लेकिन जब ऐसा कोई शख्स होटल में पहुँचा ही नहीं, तभी तो मेरा माथा ठनका ना, और मैं दिन भर कॉटेज में इंतज़ार करने के बाद वहाँ से चली गई। तुम मिसेस वॉकर दिन भर इंतज़ार करके? हाँ, कोई मेरे इस दावे को झुटला नहीं पाएगा कि मैं दिन भर वहाँ थी। लेकिन ये फर्जी ना भाई, कॉल गर्ल्स के ताल्लुक़ में आने वाले लोग अमूमन अपने नाम फर्जी ही बताते हैं। ओह, मैं बदकिस्मती से अगर पुलिस के फेर में पड़ ही गई तो मेरी जो थोड़ी बहुत पॉलिश उतरेगी उसी बात से उतरेगी कि मैं एक कॉल गर्ल थी। जब वक्त आएगा तो उस जिल्लत को मैं बर्दाश्त कर लूँगी। और पैकेट का क्या जवाब दोगे? मांग जाने पर वापस कर दूँगी। तो लिया क्यों? भाई नहीं लिया, जबरन दिया गया। मिस्टर वॉकर को आगे सौंपने के लिए कबूल कर लिया। वो अमानत आज भी जस की तस मेरे पास पड़ी है। जस की तस? मैंने सांप को वैसे का वैसा लकड़ी के बुरादे से भर दिया था और एन वैसे ही टाके उसमें वापस भर दिए थे जैसे कि मैंने उधेड़े थे। अब कोई ये नहीं कह सकेगा कि सांप के साथ कोई छेड़खानी की गई थी। अब वो महज एक खिलौना था जो कि क्या पता मिस्टर वॉकर ने मेरे लिए ही मंगवाया था। वाह, तुम तो अपने बारे में सब सोचे बैठी हूँ। तुम्हारे बारे में भी। तुम बम विस्फोट में मारे जा चुके हो। और तुम? मैं इस वारदात में उलझने से बचने के लिए चुपचाप यहाँ से खिसक गई थी, जो कि कोई गैर कानूनी बात नहीं है। तुम मेरे कोई सगे वाले तो हो नहीं, सिर्फ फ्रेंड हो, या मैं भी ग्राहक हूँ। पुलिस ऐसा सोचे तो और भी अच्छा है। अब जितनी देर तुम ये फालतू बातें करते रहोगे ना, उतना ही ज़्यादा इस प्लान में पंगा आने के चांसेस हैं। पंगा? अगर होटल के किसी स्टाफ ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो ये अपने आप में सबूत नहीं होगा कि बम ब्लास्ट में मरने वाले तुम नहीं कोई और था। अरे हाँ, अभी सब लोग कार के आसपास जमा है। अभी हमें यहाँ देखने वाला कोई नहीं है। हम चुपचाप पिछवाड़े के रास्ते से यहाँ से खिसक सकते हैं। मैं अभी रवाना हुआ, शुक्र है। गोतमारे और भंवरलाल पणजी जाने वाली बस में सवार थे। भंवरलाल बार बार बेचैनी से पहलू बदल रहा था और इस बात के लिए कलप रहा था कि बस अपने सफ़र पर रवाना क्यों नहीं हो रही थी। बार बार उचक कर वो खिड़की से बाहर दूर उस सड़क की तरफ झांकता था जिधर से कि लोकल पुलिस वहाँ नमूदार हो सकती थी। वो जानबूझकर बस में ऐसी सीट पर बैठे थे कि ऐसा कोई नज़ारा होते ही वो छलांग मारकर बस से बाहर होते
और विपरीत दिशा में कहीं गायब हो जाते। इस बात की तस्दीक तो वो पहले ही कर बैठे थे कि बस अड्डे पर पुलिस की निगरानी नहीं थी। गोतमारे भी बेचैन था, लेकिन उसकी बेचैनी की वजह जुदा थी। उसे ये बात हैरान कर रही थी कि वो खाली हाथ वहाँ से रुखसत हो रहे थे। फिर उसकी शंका उसकी ज़बान पर आ ही गई। उसने कोहनी से अपने जोड़ीदार को ठोका, हम पणजी क्यों जा रहे हैं? क्यों का क्या मतलब? मतलब वो पैकेट के बिना क्यों जा रहे हैं? पैकेट का नाम ना लेना, भूल जाओ उसे। समझ ले वो हमारे हाथ से निकल गया। निकल गया? हाँ। कैसे निकल गया? कल रात तो तू कह रहा था कि पैकेट स्वागत के कमरे नंबर 11 में ठहरे भीड़ के पास था, जिसका नाम तू धर्मेश ठाकुर बोला। अगर पैकेट उसके पास है तो वो हमारे हाथ से कैसे निकल गया? बोला ना निकल गया। पढ़। क्या पढ़? कान मत खा। कैसे निकल गया? बस निकल गया। तू बात को यूं समझ कि जहाँ पैकेट अब है वहाँ से उसे कब्जाने का कोई तरीका नहीं, समझा? नहीं, तू मूर्ख है। हाँ हाँ, वो तो मैं है, पर इतना नहीं कि तू कुछ समझाए और मैं ना समझे। तू अकेला मूर्ख नहीं इस दुनिया में। क्या क्या बोला? साला नहीं जानता? जो उसके पास है उसके लिए कोई कीमत नहीं, फिर भी पीछा नहीं छोड़ना मांगता था उसका। कौन कौन नहीं पीछा छोड़ना मांगता था? वो स्वागत होटल वाला भीड़ू। वो क्या बोला? अरे कुछ नहीं बोला। अब तू इस किस्से को खलास समझ। क्यों? मैंने ऐसा बोला। पढ़। थोबड़ा बंद। गोतमारे हकबका कर चुप हो गया। उसने जेब से मलहम की ट्यूब निकाली, उसमें से एक उंगली पर मलहम निकाल कर अपने चेहरे, गले और छाती पर मलने लगा। साला ड्राइवर किधर मर गया? भंवरलाल भुनभुनाया। बाप, तू उस होटल वाले भीड़ू की बाबत को छुपा रहा है? फिर शुरू हो गया? अबे हलकट, तू यूं समझ कि होटल वाला वो भीड़ू अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं है? हाँ। और पैकेट भी नहीं है? हाँ। तो फिर पैकेट कहाँ गया? जहन्नुम में गया, साथ में वो भीड़ू भी। अब खबरदार जो उसका जिक्र फिर छेड़ा। अच्छा वो बता दे, वो भीड़ू कौन? धर्मेश ठाकुर, भावना ने बोला और वो खिड़की के बाहर देखने लगा। सुन, एक बात बता, कल तू भाई को वो फ़ोन लगाया? हाँ लगाया, ऐसे ही चौधर है। तो तू भाई को उस धर्मेश ठाकुर का नाम बोला? गोतमारे, मैं अभी तेरे को क्या बोला? मैं बोला तू उस भीड़ू का नाम नहीं लेगा। पढ़। तभी ड्राइवर बस में आ बैठा। तत्काल उसने इंजन स्टार्ट किया और बस को आगे सलकाया। भंवरलाल ने चैन की सांस ली। धर्मेश और शोभना पणजी पहुंचे। पणजी तक बस में आने की जगह वो रास्ते में पेड़नम उतर गए थे, जो कि मुंबई गोवा रोड पर गोवा स्टेट में दाखिल होते ही एक जगह थी। वहाँ से उन्होंने प्राइवेट टैक्सी का इंतज़ाम किया था, जिसे ड्राइवर के बिना हासिल करने के लिए उन्हें काफ़ी पापड़ बेलने पड़े थे। आखिरकार माइलेज का दुगना रेट मुकर्रर करके और धर्मेश के ड्राइविंग लाइसेंस पर से उसका नाम पता नोट करके टूरिस्ट टैक्सी कंपनी का मालिक उन्हें उनकी दरख्वास्त के मुताबिक कार देने के लिए तैयार हो गया। पेड़नम में ही धर्मेश ने अपनी मूछें साफ करा दी थी, सर के बाल बहुत छोटे कटवा लिए थे और अपने लिए पीक कैप समेत ड्राइवर की नीली यूनिफॉर्म खरीदी थी। और शोभना ने अपना वो लिबास पहना था जिसमें कि वो विलायती मेम लगती थी। यूँ जब वो पणजी पहुँचे थे तो धर्मेश यूनिफॉर्म पहने टूरिस्ट टैक्सी का ड्राइवर बना गाड़ी चला रहा था और कोई फॉरेन टूरिस्ट बनी शोभना बतौर पैसेंजर बहुत ही ठस्से से टैक्सी की पिछली सीट पर सवार थी। पणजी में सबसे पहले उन्होंने होटल महफिल का रुख किया था, जो कि डॉक्टर दादा वेदा रोड पर था। मालूम हुआ कि वहाँ कोई जामवंत राव पाटिल के नाम से वाकिफ़ नहीं था। हाल में ना इस नाम का कोई आदमी वहाँ ठहरा था और नहीं उस नाम से या किसी और नाम से, जैसे मिसेस गोपीनाथ उमाठे के नाम से या मिस शोभना शेट्टी के नाम से वहाँ बुधवार 18 फरवरी के लिए या किसी और दिन के लिए कोई कमरा बुक था। उन्होंने रिसेप्शनिस्ट को, डोरमैन को, 2-3 बेल बॉयज़ को, लॉबी मैनेजर को पाटिल की तस्वीर भी दिखाई, लेकिन कोई उसे पहचानता ना निकला। वहाँ से निराश होकर वो वापस टैक्सी में आ बैठे। एक स्थान से उन्होंने गोवा का एक विस्तृत नक्शा खरीदा, उसका गहन अध्ययन किया और सांप में से बरामद हुए नक्शे से उसका मिलान किया। तत्काल उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ा, लेकिन तभी अचानक उन्हें कुछ समझ में आया। ये देखो, ये बड़ा दायरा पूरे गोवा राज्य को दर्शाता मालूम होता है।
जिसके ऐन इस कोने पर से बिंदु ज़रूर गोवा की राजधानी पणजी है। हाँ, और फिर तो ये देखो, ये पणजी वाले बिंदु के सामने बना ये छोटा सा दायरा फिगारो आइलैंड हो सकता है। फिगारो आइलैंड, हाँ हाँ, जिसका जिक्र डॉन पेड्रो ने किया था, जहाँ से कि उसकी बस में पाटिल साहब सवार हुए थे। ठीक कह रही हो। और फिर ये छोटे छोटे दायरे ज़रूर वो आइलैंड होंगे जो पेड्रो कहता था कि फिगारो सबसे बड़ा है। लेकिन जैसे फिगारो आइलैंड का नाम नक्शे में लिखा है, वैसे इनके नाम क्यों नहीं लिखे हुए? एक का तो लिखा हुआ है ना, देखो, ओल्ड रॉक आइलैंड। ये एक और भी आइलैंड भी है जिसका नाम लिखा हुआ है फिश टेल आइलैंड। फिर भी 7, बल्कि 8 और बचे। धर्मेश कुछ क्षण सोचता रहा। अब मेरे ख्याल से नाम उन्हीं टापुओं के हैं जिन पर की आबादी है। बिना आबादी वाले भी तो टापू होते हैं। हाँ, हो सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई छोटे छोटे टापू ऐसे हैं जहाँ आबादी नहीं है, लेकिन जो उसी द्वीप समूह का हिस्सा माने जाते हैं। इन टापुओं का भी ऐसे ही कोई सामूहिक नाम होगा, जैसे कि फिगारो ओल्ड रॉक द्वीप समूह है। यू आर राइट, ये नीचे फुटनोट में भी लिखा है। हाँ चलो, अच्छा मान लिया कि सांप में से निकला नक्शा गोवा और उसकी राजधानी की ओर वाले समुद्र में फैले एक द्वीप समूह का नक्शा है, लेकिन इससे हमारे हाथ में क्या लगा? कुछ भी नहीं। कुछ तो लगना चाहिए। अगर ये नक्शा पाटिल ने बनाया है, और किसने बनाया होगा? तो कुछ समझकर ही बनाया होगा। समझकर बनाया होगा तो वो कुछ समझाना भी चाहता होगा। क्या समझाना चाहता होगा पाटिल तुम्हें? मुझे? और किसे? अपना माल वो सेफ कीपिंग के लिए तुम्हें ही तो सौंपना चाहता था ना। ऐसे विकट तरीके से तो 7 जन्म मेरे पल्ले कुछ ना पड़े। शायद ऐसा सिर्फ इसलिए है कि हम असलियत नहीं जानते, लेकिन ज़रूर इस नक्शे में ऐसी कोई बात है जिससे पाटिल को यकीन था कि तुम झट असलियत को समझ जाओगी। कहाँ छुपी है वो बात, जिसे मालूम हो कि वो क्या बात है? हमें फिगारो आइलैंड पहुंचना चाहिए, शायद हमें वहाँ से कुछ मालूम हो। यस, फिगारो आइलैंड। देखो, ऐसे हताश होकर दिखाने की कोई बात नहीं मेम साहब। आखिर मेहनत से ही नतीजा निकलता है, मेहनत का ही फल हासिल होता है। अभी तो ये समझो कि हम यहाँ पहुँचे ही हैं। मेहनत के खाते में तो अभी हमने कुछ किया भी नहीं, सिवाय धक्के खाने के। ऐसा भी है तो क्या है, तुम क्या समझती थी हम पणजी पहुँचेंगे तो आगे कोई थाल में सजाकर वो माल हमें नज़र करने के लिए खड़ा होगा जो पाटिल हिफाजत के लिए तुम्हें सौंपना चाहता था? वो खामोश रही। ये ना भूलो कि माल का सपना असल में तुमने देखा है और मुझे दिखाया है। अगर वो सपना चकनाचूर होता दिखाई दे रहा है तो लौट चलते हैं। पागल हुए हो क्या? जिस माल की वजह से चिपलन में हम पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो सकते थे, उन मवालियों के हाथों अपनी जान गंवा सकते थे, अब उसका ख्याल यूं ही छोड़ दें? तो उसके हासिल करने के लिए जोश, कोई उमंग दिखाओ, ना कि उल्लू सा नक्शा तान कर दिखाओ। कुछ नहीं हुआ मेरे नक्शे को। ड्राइवर, हमारे को फिगारो लेके चलो, उसने एकाएक बदले स्वर में कहा। यस, दैट्स मोर लाइक इट। अभी चलते हैं मैडम। एक स्टीमर पर सवार होकर कार समेत वे फिगारो आइलैंड पर पहुंचे। पायर पर उतरने के बाद धर्मेश ने सबसे पहले पूरे आयरलैंड का एक चक्कर लगाया। वो आयरलैंड कलंगूट बीच से, जहाँ से कि वो स्टीमर पर सवार हुए थे, 50 किलोमीटर के फासले पर था और कोई 250 किलोमीटर के क्षेत्रफल में बना हुआ था। आइलैंड पर अधिकतर बंगले पुराने पुर्तगाली अंदाज के थे और तब की यादगार थे जबकि गोवा पुर्तगाली के कब्ज़ों में था। आयरलैंड पर खूब रौनक थी और उसकी प्राकृतिक दृश्यावली मन मोह लेने वाली थी। फेरी स्टेशन से पूछताछ करने पर उन्हें मालूम हुआ कि जैसे कलंगूट से फिगारो तक स्टीमर चलते थे, वैसे ही यातायात का वो साधन फिगारो से ओल्ड रॉक के लिए और फिगारो से फिश टेल के लिए भी उपलब्ध था। ओल्ड रॉक से फिश टेल तक आवाजाही के लिए पहले फिगारो आना ज़रूरी था। बाकी के आइलैंड्स के बारे में उन्हें मालूम हुआ कि वहाँ यदा कदा सिर्फ सैलानी जाते थे, जिनके लिए किराए की मोटर बोट फेरी स्टेशन से उपलब्ध होती थी। वे फेरी स्टेशन की तरफ रवाना हुए। उसके आगे से निकलने वाली सड़क पर एक टिपिकल गोवानी बार था, जिसके सामने उन्होंने कार रोकी। तुम कार में ही बैठो, मैं ज़रा यहाँ का माहौल भाप कर आता हूँ, धर्मेश बोला। ठीक है। धर्मेश कार से निकला। उसने पीक कैप उतार कर हाथ में ले ली और आगे बढ़ा। बार के हॉल के आगे एक साइबान था और उसके नीचे भी टेबल्स बिछी हुई थी। भीतर हॉल में उस घड़ी काफ़ी लोग दिखाई दे रहे थे,
लेकिन बाहर साइबान के नीचे कोई इक्का दुक्का शख्स ही मौजूद था। धर्मेश जानबूझकर उस टेबल पर पहुंचा जिस पर कि एक कोई 50 साल का व्यक्ति मौजूद था। वो एक घिसी हुई जीन्स और वैसी ही जैकेट पहने था और एक अजीबोगरीब शक्ल के पाइप के कश लगा रहा था। धर्मेश जबरन मुस्कुराता उसके करीब बैठ गया। वेटर उस टेबल पर पहुंचा। फैनी 2 जनों के लिए। पाइप वाले की भवें उठी। अकेले पीने का क्या मज़ा है? धर्मेश मुस्कुराता हुआ मीठे स्वर में बोला। यू आर राइट। कोई चीयर्स बोलने वाला ना हुआ तो क्या फ़ायदा हुआ पीने का। राइट अगेन। मुझे ठाकुर कहते हैं। मराठे हो? नहीं, बिहारी। ओह, आई एम मारियो। मारियो। धर्मेश ने मन ही मन नाम दोहराया। लगता था हर तीसरे गोवानी का नाम मारियो ही होता था। तभी वेटर दोनों के सामने फैनी के गिलास रख गया। चीयर्स। चीयर्स। मे वी ड्रिंक अ बॉटल अ डे एंड डाई सम अदर वे। धर्मेश हंसा। टैक्सी के धंधे में हो? मारियो एक उड़ती निगाह सड़क पर खड़ी कार की ओर दौड़ाता हुआ बोला। हाँ, पणजी में। पणजी से बाहर भी, पर इधर पहले कभी आना नहीं हुआ। मैडम फिशिंग की शौकीन है, पर इस जगह का तो फिशिंग के लिए कोई नाम नहीं। इसके लिए तो पणजी ही ठीक था, या मेरा मर जाना था। अच्छा, मैं मैडम को बोलूँगा। इधर बहुत आइलैंड बिखरे पड़े हैं, उन सब की सैर करने का क्या तरीका हुआ? मोटर बोट किराए पर मिलती है। आधे दिन में सब के सब जजीरों का चक्कर लगाया जा सकता है। आराम से मिल जाती है। यू आर माई फैनी ब्रदर नाउ। तुम्हें आराम से मिल जाएगी, मैं इंतज़ाम करूँगा। किराया कितना? 2000। 2000? पैसेंजर से चार्ज करने का। असल में 1200। मारियो एक आंख दबाकर बोला। बाकी 4 तुम्हारे, 4 मेरे। क्या? ओह, तो मैं मोटर बोट पक्की कर दूँ? हाँ हाँ करो। 2000 रुपये मंजूर? आखी दिहाड़ी के। बट मैन, 4 घंटे में तो सब आइलैंड। आखी दिहाड़ी के। ओके, यानी कि 800 में 6 मेरे और 2 तुम्हारे। ऐसा कौन बोला? मैं बोला। क्यों बोला? क्योंकि पैसेंजर मैं लाया, क्योंकि पैसेंजर नहीं तो डील नहीं। काफ़ी स्मार्ट हो। ऐसा ही है इधर। ओके डन। बोट कब मांगता? जाहिर है कल सुबह, अब तो सैर का टाइम है नहीं। 10 बजे। पायर पर मिलेगा बोट के साथ। मेरा नाम मारियो। हाँ हाँ याद रहेगा। अच्छा, इधर फॉरेन लेडी के ठहरने का क्या इंतज़ाम है, या वापस पणजी जाना होगा? ईस्ट एंड के बाज़ार में एक अच्छा होटल है, डायमंड। उधर भी तुम्हारा कमीशन बोट के माफिक। तो मैं मैडम से बात करके आता हूँ। ओके। धर्मेश कार तक गया, 1 मिनट वहाँ रुका और वापस लौटा। मैडम देखना मांगता। अभी? हाँ। ओके चलो। दैट मीन्स काफ़ी फसी मैडम है तुम्हारी। हाँ हाँ ऐसे ही चाहिए। ओके, 15 मिनट में पायर नंबर 5 पर मिलना। वहीं पे मैं तुम्हारा बोट दिखा दूंगा और चेक कर लेना बोट। ओके। वो वापस जाकर कार में सवार हुआ। रास्ते में 1-2 जगह रास्ता पूछने के लिए रुकने के बाद वो ईस्ट एंड के बाज़ार में स्थित डायमंड होटल पहुंचा। तुम यहाँ ठहरोगी? क्या मतलब तुम ठहरोगी? हाँ, मैं छोटी सी कोई ये जगह है, हम दोनों नोटिस में आ सकते हैं। उन्हें ये बात खटक सकती है कि विलायती टूरिस्ट मैडम के साथ होटल के कमरे में उसका टैक्सी ड्राइवर भी ठहरा है। ऐसा कुछ होना हमारा खेल बिगाड़ सकता है। हमने यहाँ जो कुछ करना है खामोशी से करना है। जासूस जैसी फितरत रखने वाले किसी भी शख्स की निगाहों में आए बिना करना है। इसलिए तुम्हारा यहाँ अकेले ठहरना ज़रूरी है। और मैं कोई सस्ता किसी टैक्सी ड्राइवर के लिए फ़िट होटल तलाश कर लूँगा और तुम्हें खबर कर दूँगा। ठीक है। विलायती मैम को होटल की पहली मंजिल पर कमरा मिला, जहाँ की उसका ड्राइवर उसका सामान छोड़कर आया। फिर वो पायर नंबर 5 पर पहुँचे। वो मैन फेरी स्टेशन से अलग थलग पर पायर था और उस घड़ी वहाँ कोई नहीं था सिवाय मारियो के, जो वहाँ लगे एक मोटर बोट के डैक पर मौजूद था। धर्मेश ने देखा कि उस घड़ी उसने अपनी जैकेट के आस्तीने कोहनियों तक चढ़ा रखी हैं। अपने बदशक्ल पाइप के कश वो बदस्तूर लगा रहा है। वो करीब पहुँचे तो उसके हाथ का सहारा देकर उसने दोनों को डैक पर उतरने में मदद करी। धर्मेश, एकाएक शोभना उसके कान में फुसफुसाई। इसकी कलाइयाँ तो देखो। क्या क्या देखो? अरे कलाइयाँ कोहनियों तक देखो। तब धर्मेश की तवज्जो
मारियो की कलाइयों पर बनी उन खरोचों की तरफ गई जो कि ऐन वैसी थीं जैसी कि उसने चिपलन में अस्पताल की मोर्ग में पड़ी पाटिल की लाश की कलाइयों पर देखी थी। बेशुमार खरोचों के निशान। क्या बात है? कुछ नहीं, बोर्ड देखें? मारियो ने सहमति में सर हिलाया। उन्होंने बोर्ड को पूरी तरह से चौकस किया, सूरत से भी और चलवा कर उसकी रफ्तार से भी। आखिरकार धर्मेश ने उसे 1400 रुपये थमाए। मारियो ने उन्हें गिनने की कोशिश की तो धर्मेश ने उसे कोहनी मारी। मारियो ने हड़बड़ाकर उसकी तरफ सर उठाया और फिर चुपचाप बिना गिने नोट जेब में रख लिए। डैडियो, फिर वो बड़े ही आत्मीय स्वर से बोला, तुम्हारी कलाइयों पर ये अजीबोगरीब खरोचों के निशान कैसे बने? ये सांपों की मेहरबानी है। क्या? सांप नहीं समझते? स्नेक्स लाइक दिस। उसने एक हाथ का फन बनाकर उसकी नाक के सामने लहराया और मुंह से फुफकार की आवाज़ निकाली। हाँ हाँ, सांप तो मैं समझता हूँ, पर सांपों का इन खरोचों से क्या वास्ता? उन्हीं ने तो बनाई है। वो क्या है, पहले मैं सांप पकड़ा करता था, तब कदरन नौजवान था, बहुत फुर्तीला भी। पर ये खरोचे? सांप पहले दांत गड़ाता है, फिर यूं बने जख्म में जहर भरता है। दांत गड़ते ही, लेकिन सांप के तालू का जहर फूटने से पहले ही हाथ घसीट लेना पड़ता है, जो कि फुर्ती दिखाने से हो सकता है। दांत से लगी खरोच से कोई नहीं मरता, उसमें जहर भरने से मरता है। पर तुम सांप क्यों पकड़ते थे? हाँ, पेट पालने के लिए। अभी कुछ साल पहले तक यही मेरा रोजी रोटी का जरिया था। कैसे? पोंडा में सरकारी बायोकेमिकल एंड टॉक्सिकोलॉजी लेबोरेटरी है। वहाँ रिसर्च होती है और एक खास सांप के जहर से कई लाइफ सेविंग ड्रग्स बनते हैं। वो लोग उस खास सांप का 200 रुपया देते हैं। खास सांप? ब्लू कोबरा। धर्मेश और शोभना की निगाहें मिली। ब्लू कोबरा कहलाता है वो खास सांप। इधर से कुछ आइलैंड्स में खूब पाया जाता है। वैसे तो बहुत दुर्लभ है, अलबत्ता पकड़ना हर किसी के बस का काम नहीं। 1 बाइट एंड श्योर डेथ, यू नो। शोभना के शरीर ने जोर से झुरझुरी ली। बहुत खतरनाक तरीका है रोजी रोटी कमाने का, धर्मेश बोला। वो तो है, जान की बाजी है, आर या पार। पर रिवार्ड भी तो बुरा नहीं। मैं तो कई बार एक एक रोज़ में 20 ब्लू कोबरा पकड़ता, पर अब छोड़ दिया। 4 साल से छोड़ दिया। बॉडी स्लो हो गया ना छोड़ता तो मरता। और लोग भी इस अनोखे कारोबार में होंगे। दैट गोज़ विदाउट सेइंग। मेरी क्या मोनोपोली होना मांगता इस काम पर? हाँ, ये बात भी ठीक है, पर ज़्यादा नहीं, कोई ही। जान जोखम का काम बहुत हौसला मांगता, बड़ा जिगरा मांगता, हर किसी में नहीं होता। यू आर राइट। वो पांडा वाली रिसर्च इंस्टीट्यूट कब तक खुली रहती है? शाम को 7 बजे तक। वहाँ सांपों की इस खरीदारी को कौन डील करता है? लैब सुपरिटेंडेंट, डॉक्टर एस्माल्डो नाम है उसका। अच्छा, ओके मारियो, कल सुबह 10 बजे इसी पायर पर। उसने सहमति में सर हिलाया और फिर बोला, मैडम इधर की ज़बान नहीं समझती क्या? इधर की ज़बान जो बोली जाती है, कोंकणी, मराठी, पुर्तगीज़, हिंदुस्तानी। अच्छा वो ना, मैडम सिर्फ इंग्लिश समझती हैं। तभी खामोश है। हाँ। वो लोग टैक्सी में वापस लौटे। हमें उसे पाटिल साहब की तस्वीर दिखानी चाहिए थी। नहीं, लेकिन क्यों? वो बहुत बातूनी आदमी है, खाली आदमी है, फैनी का शौकीन है। 100 जगह इस बात का जिक्र करता कि एक फिरंगी मेम और उसका टैक्सी ड्राइवर उसे पाटिल की तस्वीर दिखा रहे थे। हमारे यहाँ 100 दुश्मन हो सकते हैं जिनसे हम कतई बेखबर हैं। आखिर यही वो जगह है जहाँ से पाटिल पेड्रो की बस में सवार हुआ था। जैसे वो 2 मवाली मुंबई और चिपलन में पाटिल की फिराक में भटक रहे थे, वैसे यहाँ पर 10 हो सकते हैं या 20 हो सकते हैं। ऐसे माहौल में इस छोटी सी जगह पर इस बात का प्रचार हमारे लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। हम भी पाटिल की फिराक में यहाँ भटक रहे हैं। बहरहाल अब ये स्थापित हो ही गया है कि पाटिल भी कभी उस गोवानी मारियो की तरह इधर सांप पकड़ता था। वो मामूली धंधा है,
मामूली आदमी के लिए ठीक है, लेकिन 20,000 रुपये की फीस भरकर किसी कॉल गर्ल से आशनाई करने वाला कोई सांप पकड़कर अपनी रोजी रोटी चलाने वाला शख्स बिल्कुल नहीं हो सकता। जो शख्स करोड़ों के माल की बात करता हो वो सांप पकड़ने वाला नहीं हो सकता। करोड़ों के माल की वो आज बात करता था। उसकी आज वाली औकात बनी तो होगी ना, तभी तो उसने अपना पुराना धंधा छोड़ा होगा। जाहिर है जब वो सांप पकड़ता होगा तब 20,000 वाली बाइक के सपने नहीं देखता होगा। ऐसी इंसानी ख्वाहिशात का सीधा रेशा उसकी माली हालत से होता है। लेकिन एकदम से इतना पैसा, कितना पैसा? हमने माल का चर्चा ही सुना है, उसे अभी देखने या परखने का मौका तो हमें नहीं मिला। और फिर एकाएक कैसे? क्या पता वो कब से सांप पकड़ने वाले अपने पुराने धंधे में नहीं है और कब से नए धंधे में है। नया धंधा कौन सा? वही जिसने किसी जायज़ या नाजायज़ तरीके से उसको करोड़ों के औकात वाला बना दिया। क्या हो सकता है ऐसा धंधा? मुझे तो सिर्फ एक ही धंधा सूझता है। क्या? स्मगलिंग। स्मगलिंग? कैसे इतना दौलतमंद बन सकता है वो और एक हाई प्रोफाइल्ड कॉल गर्ल को हमेशा के लिए अपना बनाने का ख्वाहिशमंद हो सकता है? सोचो तो, किसी भाई का जिक्र भी इसी थ्योरी में फिट बैठता है। पर कैसे? वो कथित भाई ज़रूर कोई टॉप का स्मगलर होगा जिसका कोई कीमती माल पाटिल ले उड़ा था, जिसकी वसूली के लिए वो मवाली उसको ढूंढते फिर रहे थे। वसूली के लिए जिन्हें एक के बाद एक 4 खून कर देने से भी कोई गुरेज नहीं हुआ। और हाँ, जरा उस चिट्ठी को याद करो जो उसने तुम्हें उस शख्स के हाथ भिजवाई थी जिसका कि खड़ा पासा में उस मवाली जोड़ी के हाथों पहला कत्ल हुआ था। शांताराम मोडक। वही। लेकिन तुम चिट्ठी की याद करो जो कि साफ साफ इस बात की तस्दीक करती है कि पाटिल या कोई स्मगलर था या किसी स्मगलर का सहयोगी था। पाटिल ने चिट्ठी में साफ लिखा था कि वो मुसीबत में फंसा हुआ था। उसके सामने भारी संकट की घड़ी थी। उसके दुश्मन उसके पीछे पड़े थे जिनसे कि वो छुपता फिर रहा था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका साफ मतलब ये हुआ कि वो कोई ऐसा माल ले उड़ा था जो कि उसका नहीं था। उसने शर्तिया अमानत में ख़यानत की थी और जिस शख्स की अमानत में ख़यानत की थी वो ज़रूर कोई शक्तिशाली गैंगस्टर, कोई इंटरनेशनल स्मगलर था जो कि भाई के नाम से जाना जाता था। हाँ, तुम सही कह रहे हो। और अब जरा इस इलाके पर, इसकी भौगोलिक स्थिति पर गौर करो जहाँ हम इस घड़ी मौजूद हैं। ये ऐन समुद्र के बीच हिंदुस्तान की खुशकी से 5 किलोमीटर परे एक छोटा सा आइलैंड है। इसके इर्द गिर्द कोई दर्जन भर इससे भी छोटे आइलैंड और बिखरे हुए हैं, जिनमें से 2 को छोड़कर किसी पर आबादी भी नहीं है। स्मगलिंग का माल हिंदुस्तान में उतारने के लिए इससे ज़्यादा माकूल जगह और क्या हो सकती है, जबकि इसी समुद्र के पल्ले हिस्से पर गोल्ड स्मगलिंग के लिए खूब मशहूर जगह दुबई है। तो क्या माल सोना होगा? हाँ, हो सकता है। सोना हो सकता है, हीरे हो सकते हैं, स्विस घड़ियाँ हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो सकते हैं और नार्कोटिक्स भी हो सकता है। नार्कोटिक्स? वो क्या? मादक पदार्थ, चरस, अफीम, हेरोइन, LSD, कुछ भी। लेकिन ऐसे तो माल हमारे हाथ लग गया तो वो लोग पाटिल का पीछा छोड़ के हमारे पीछे पड़ जाएंगे। अभी ही पड़े हुए हैं। तभी तो मैंने कहा ना कि यहाँ उस मारियो नाम के शख्स को पाटिल की तस्वीर दिखाना मुनासिब नहीं था। ओह, लेकिन एक और जगह हम वो तस्वीर दिखा सकते हैं। और जगह? कहाँ? पोंडा में, जहाँ की सरकारी बायोकेमिकल एंड टॉक्सिकोलॉजी लेबोरेटरी है, जहाँ की रिसर्च के लिए और लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाने के लिए एक ब्लू कोबरा 200 रुपये में ख़रीदा जाता है। वो लेबोरेटरी 7 बजे तक खुलती है। पायल ने मुझे फ़ौरन स्टीमर मिल जाए तो मैं वक्त रहते वहाँ पहुँच सकता हूँ। तुम्हें, सिर्फ तुम्हें। हाँ, और मैं? तुम यहीं रहो और एक ख़ास काम करो। क्या? फेरी स्टेशन से, वहाँ के बोझा ढोने वाले खलासियों से, वहाँ के ऑपरेट करने वाले टैक्सी ड्राइवरों से चुपचाप पूछताछ करके मालूम करो क्या ये आइलैंड स्मगलिंग के लिए बड़ी माकूल जगह होने के लिहाज से किन्हीं संबंधित अधिकारियों की निगाहों में है। कौन संबंधित अधिकारी?
जैसे कोस्टल गार्ड्स, जैसे कस्टम वाले, या फिर ऑर्डिनरी लोकल पुलिस? तुमने ये भी मालूम करने की कोशिश करनी है कि क्या हाल ही में यहाँ कोई ऐसी काबिले ज़िक्र वारदात हुई थी जिसका रिश्ता किसी स्मगलिंग से या उसकी कोशिश से जोड़ा जा सकता हो? स्मगलिंग में और उसकी कोशिश में फ़र्क होता है? हाँ ना, होता है। पड़ताल करोगी तो फ़र्क सामने आ जाएगा। पड़ताल से शायद तुम्हें मालूम हो कि कोई फॉरेन बोट यहाँ के किसी आइलैंड पर कोई माल उतारने की नीयत से आई थी, लेकिन कोस्टल गार्ड्स द्वारा खदेड़ कर भगा दी गई हो। हाँ, मैं समझ गई। मैं करूँगी ऐसी पूछताछ, लेकिन खामोशी से और होशियारी से। हाँ हाँ, बिल्कुल। तुम खूबसूरत औरत हो, तुम ये काम बेहतर तरीके से कर सकती हो। खूबसूरत औरत मनुहा से कोई सवाल पूछे तो मर्द लोग जवाब देने के लिए बिछ बिछ जाते हैं। देखते हैं क्या होता है। तुम होटल लौटना चाहती हो? किस लिए? शायद कोई वजह हो। कोई वजह नहीं तो फिर मुझे जाने दो। तत्काल वो टैक्सी से उतर गई। वक्त रहते धर्मेश पोंडा अपनी मंजिल पर पहुंचा। वहाँ की सरकारी बायोकेमिकल एंड टॉक्सिकोलॉजी लेबोरेटरी तलाश करने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। जो वर्दी वो पहने था उसमें पीक कैप ही इस बात की चुगली करती थी कि वो ड्राइवर की वर्दी थी। इसलिए लेबोरेटरी की इमारत में दाखिल होने से पहले उसने पीक कैप को पीछे कार में ही छोड़ दिया था। लैब सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एस्माल्डो के ऑफिस में पहुंचने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। वही निहायत खुश मिजाज गोवानी निकला जिसका कि ज़्यादा फूफा में एतबार नहीं मालूम होता था। उसने पाटिल की तस्वीर फ़ौरन पहचानी। अरे ये तो स्नेक हंटर पाटिल है, लेकिन अब तो ये सालों से कोई सांप लेकर इधर नहीं आया। हम तो आज भी इसे याद करते हैं। अपने कारोबार में पाटिल सबसे ज़्यादा दिलेर और सबसे ज़्यादा फुर्तीला आदमी था, जबकि उम्र भी उसकी कोई कम नहीं थी। छोकरा तो किसी भी लिहाज से नहीं था, लेकिन सबसे ज़्यादा सांप लाता था। ब्लू कोबराज के ऐसे ऐसे ठिकाने जानता था जिनकी या तो दूसरे स्नेक हंटर्स को खबर ही नहीं थी, या जहां उसके अलावा किसी दूसरे का कदम रखने का हौसला नहीं होता था। ऐसी किसी जगह का कभी कोई जिक्र किया था उसने? नहीं, लेकिन होगी वो फिगारो ओल्ड रॉक द्वीप समूह में ही कहीं। उस द्वीप समूह में कोई ऐसी जगह है जिसके बारे में पाटिल कहता था कि वहाँ इतने ब्लू कोबराज थे जितनों की हमें 1 सदी तक ज़रूरत नहीं पड़ सकती थी। लेकिन उस जगह का कोई नाम उसने नहीं लिया था। ना कभी आपके किसी और स्नेक हंटर ने उस जगह का नाम लिया था? नो, लेकिन थी वो जगह फिगारो के इर्द गिर्द ही कहीं। हाँ, ये पक्की बात है। इतने ब्लू कोबराज एक जगह गोवा में और कहीं ना है और ना हो सकते। आई सी। लेकिन एक बात वो कहता था। क्या? कि वो तो जैसे ब्लू कोबराज की कॉलोनी थी, बस्ती थी। वहाँ सांपों के अलावा कुछ था ही नहीं। कोई मेंढक, चूहा, कॉकरोच, छिपकली या कोई और क्लॉरिंग ऑब्जेक्ट्स थे तो उन्हें सब सांप खा जाते थे। धर्मेश के शरीर ने जोर से झुरझुरी ली। फिर सांप आपस में ही एक दूसरे को खा जाते हैं। तुम्हारी जानकारी के लिए एक सांप अपने ही साइज के दूसरे सांप को एक ही बार में मुकम्मल खा जाता है। ऊपर से उनके बच्चे जन्म के बाद के पहले 6 महीने खाते ही नहीं। कहने का मतलब ये कि ऐसी जगह पर भी उनको सर्वाइवल की कोई प्रॉब्लम नहीं जहाँ की सिर्फ वही आबाद हों। तो फिर एक तरह से वो सांपों का द्वीप ही हुआ। हाँ, ये समझ लो। हा, अच्छा नाम दिया तुमने उस जगह का। गुड गुड। लेकिन वो होगा कहाँ वहाँ पर? उन्हीं आइसलैंड में कहीं होगा जो कि फिगारो के आजू बाजू बिखरे पड़े हैं। ऐसे किसी आइलैंड का कदम रखने का हौसला कौन कर सकता है सर? और कदम रखे बिना उसकी खबर कैसे लग सकती है? आम प्रोफेशनल स्नेक हंटर का वहाँ कदम रखने का हौसला नहीं होता तो आम आदमी भला कैसे रखेगा? यू आर राइट देयर। लेकिन कोई आम आदमी ऐसी जगह कदम भला रखना भी क्यों चाहेगा? नहीं सर, कोई एडवेंचर की खातिर जाना चाहे। ऐसे एडवेंचर का क्या फ़ायदा जिसमें जान चली जाने का जोखिम हो और बिल्कुल ही हो। हाँ सर, ये बात भी ठीक है।
वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए ब्लू कोबरा का जहर आम सांप के जहर से 20 गुना शक्तिशाली होता है, इसलिए यहाँ हमारे रिसर्च वर्क में ब्लू कोबरा को तरजीह दी जाती है। ब्लू कोबरा का कांटा पानी नहीं मांगता। फिर भी ऐसी जगह पाटिल आम जाता था? भाई अगर झूठ नहीं बोलता था तो जाता ही था। हमें इस बात से कोई सरोकार नहीं कि कोई स्नेक हंटर ब्लू कोबरा को कहाँ से पकड़ कर लाता था, लेकिन जिसने सांप पाटिल लाता था उनके लिहाज से उसे ऐसे किसी खास जगह की जानकारी होना स्वाभाविक था। इसलिए कॉमन सेंस यही कहती है कि किसी सांपों के द्वीप की बाबत वो जो कहता था सच ही कहता था। सर, आप ऐसा कोई तरीका सुझा सकते हैं जिससे फिगारो के संदर्भ में उस आइसलैंड का कोई ज्योग्राफिया मेरी समझ में आ सके? नो मैन। ओह, वैसे चाहते क्या हो तुम? उसकी बाबत कोई जानकारी? सर, मैं अरब सागर में बिखरे आइलैंड्स पर एक किताब लिख रहा हूँ। ऐसे किसी आइलैंड का जिक्र जहाँ के केवल एक खास प्रकार के सांप रहते हैं मेरी किताब में तो बड़ा दिलचस्प रंग भर सकता है। ओह, तो तुम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संपर्क करो। वो वहाँ मैं कैसे संपर्क कर सकता हूँ? वहाँ से तुम्हें अरब सागर से संबंध भारत के इस हिस्से का इतना विस्तृत नक्शा हासिल होगा जितना कि और कहीं से हासिल नहीं हो सकता। क्या पता उस नक्शे में सांपों की उस बस्ती का जिक्र हो, उस नाम से नहीं तो किसी और नाम से जिक्र हो। बहुत अच्छी राय दी सर आपने। फिर एकाएक वो उठ खड़ा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, मैं आपकी राय पर ज़रूर अमल करूँगा। खुश मिजाज मेहरबान डॉक्टर एस्माल्डो से हाथ मिलाकर वो वहाँ से विदा हुआ। फिगारो आइलैंड पर शोभना उसे पायल के करीब के उस बार के होटल में बैठी बियर चुसकती मिली जिसमें कि उसकी मारियो से मुलाकात हुई थी। उस घड़ी बार में स्त्री पुरुषों की खास भीड़ थी। वहाँ मौजूद गोवानी लड़कियाँ नौजवान थीं, खूबसूरत थीं, लेकिन विलायती मेम जैसे रख रखाव, रौबदार और ठस्से वाली कोई नहीं थी। मर्दों की ललचाई निगाहें रह रह कर अकेली बैठी शोभना की ओर उठती थी और निराशा लिए लौट जाती थी। अपने विलायती परिधान में शोभना ने ये एक इजाफा और कर लिया था कि उस घड़ी वो अपने सर पर बड़े स्टाइल से तिरछा करके एक हैट लगाए हुई थी। धर्मेश उसके सामने जा बैठा। क्या पियोगे? कुछ नहीं। क्यों? यहाँ पब्लिक में नहीं। विलायती मेम साहब मेहरबान होकर अपने ड्राइवर को अपने सामने बैठने दे सकती है, लेकिन वो अपने ड्राइवर के साथ ड्रिंक भी शेयर करें, ये बात देखने वालों को खटक सकता है। ओह हाँ, अच्छा क्या हुआ पोंडा में? खास कुछ नहीं हुआ, सिर्फ इस बात की तस्दीक हुई कि पाटिल कभी यहाँ सांप पकड़ने का धंधा किया करता था। वो ऐसी जगह को सांपों की बस्ती बताया करता था, लेकिन वो जगह असल में कहाँ है इसकी लेबोरेटरी वालों को कोई खबर नहीं। फिर क्या ही बात बनी? सीधे से तो नहीं बनी। अच्छा, यानी कि किसी और तरीके से बन गई? मैंने सांप में से निकले उन नक्शे का फिर से बहुत बारीकी से मुआयना किया था। शोभना, जो छोटे छोटे आइलैंड उसमें दर्ज है ना, उसमें एक आइलैंड का आड़ा तिरछा दायरा कुछ इस तरीके से बना हुआ था जैसे वो सांप का खुला हुआ मुंह हो। अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। हाँ, मुझे भी नहीं लगा था। फिश टेल आइलैंड का दायरा देखने से लगा और उसी से नया आइडिया आया। पाटिल के नक्शे में फिश टेल आइलैंड एंड ऐसे उकेरा गया था जैसे वो किसी मछली की पूंछ हो। शायद इसी वजह से उस आइलैंड का नाम फिश टेल आइलैंड पड़ा था। तभी मैंने महसूस किया था कि एक आइलैंड की शक्ल सांप के खुले हुए मुंह जैसी थी। पाटिल किसी आइलैंड को सांपों की बस्ती बताता था, ऐसे आइलैंड को जिसमें कि जाने की सिर्फ वो ही हिम्मत कर सकता था। उसके पैकेट में भी वैसे ही नकली सांप मिला जैसा कि वो पकड़ा करता था, है ना? सांप पकड़ने का भी वो कारोबार था उसका, और उस सांप में से वो नक्शा निकला जो कि साधारणतया किसी के समझ में नहीं आ सकता था, लेकिन इस इलाके से वाकिफ कोई जिसे आसानी से समझ सकता था। कौन समझ सकता था आसानी से? हाँ, अब मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ आसानी से। क्यों, अब क्या हो गया? बताता हूँ। उसने अपनी जेब से नक्शा बरामद किया और एक बार सावधानी से दाएं बाएं देखकर उसे मेज पर उल्टा करके रखा। तुमने पहले नोट किया था कि एक आड़ा तिरछा कदरन बड़ा दायरा कागज़ के इधर भी है? नहीं तो मैंने नोट किया था, लेकिन मैंने समझा था कि जो कुछ पाटिल कागज़ पर उकेरना चाहता था
उसमें से उससे गलती हो गई थी, इसलिए उसने कागज़ को उलटकर नए सिरे से नक्शा बनाने की कोशिश शुरू कर दी थी। लेकिन अब मेरी समझ में आया है कि असल में ऐसा नहीं है। नक्शे की पीठ पर ये इकलौता दायरा देखो, खूब सोच विचार कर इसकी ज़रूरत समझ कर बनाया गया था। ये इकलौता बड़ा दायरा दरअसल सांप के खुले मुंह की शक्ल के उसी आइलैंड का विस्तृत रूप है, जो कि मेन नक्शे में बहुत सूक्ष्म रूप से अंकित किया है। देखो। शोभना ने नक्शा हाथ में लिया और फिर उसे कई बार उलट पलट कर दोनों तरफ देखा। बाय गॉड, यू आर राइट। ये तो ऐसा लगता है जैसे उस छोटे दायरे को एनलार्ज कर दिया गया हो। बिल्कुल। अब देखो, इस इकलौते बड़े दायरे में लकीरें और भी उकेरी गई हैं। जैसे इसके बाएं पहलू में ये 5 आड़ी तिरछी लकीरें हैं, जैसे सांप की कैचुली पर बना कोई डिज़ाइन हो। लेकिन असल में ये है क्या? असल में ये क्या है, ये मुझे आर्कियोलॉजिकल सर्वे के इस इलाके के विस्तृत नक्शे से पता चला। वो नक्शा पणजी में टेक्स्ट बुक और स्टेशनरी बेचने वाली दुकानों पर आम मिलता है। नक्शे को समझने के लिए उसमें जो संकेत दर्ज थे, उनके मुताबिक ये 5 लंबी खाइयाँ सी हैं, जिसमें से होता समुद्र का पानी आइलैंड की खुश्की के भीतर घुसा हुआ था। अच्छा, जैसे वो नहरें होती हैं। मिनिएचर नहरें समझ लो, जो कि आगे समुद्र में जाकर मिलती हैं। इनमें से दूसरी नहर सी के दहाने पर एक ऐसा लगता है जैसे डब्ल्यू लिखा हो। ये नहर सी गहराई में भी बाकियों के मुकाबले में आइलैंड में सबसे ज़्यादा भीतर तक जाती जान पड़ती है। डब्ल्यू से थोड़ा आगे लकीर की लंबाई के आधे रास्ते में 900 लिखा हुआ है। लेकिन डब्ल्यू का क्या मतलब हुआ और 900 का? आर्कियोलॉजिकल सर्वे के नक्शे की मेहरबानी से डब्ल्यू का मतलब हुआ यकीनी तौर पर मुझे जैसा मालूम है, और 900 की बाबत मेरा अंदाज़ा है। हाँ बताओ, मैं सुन रही हूँ। ये डब्ल्यू की 4 लकीरें दरअसल 4 पेड़ हैं। उस आइलैंड पर एक नहर सी के दहाने पर 4 पेड़ यूं उगे होने चाहिए कि उन्हें फासले से देखा जाए तो वह अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर डब्ल्यू लगे। और ये 900, वो शायद फासला है। फासला? 4 पेड़ों से भीतर की तरफ। लेकिन ये कहना मुहाल है कि फासला 9 फुट है या मीटर है। ऐसा कुछ वहाँ जाने से ही पता लग सकता है। और जिसकी जाने की मजाल हो सकती है, वो एक पाटिल ही था। मुझे उम्मीद नहीं। मुझे लगता है कि ये नक्शा इतना यत्न से बनाया ही इसलिए गया है कि अंकित रूट से जाने से और कोई छोटी मोटी सावधानी बरतने से वहाँ कोई भी पहुँच सकता है। यानी कि माल उस रूट पर कहीं है। वेल, मेरी अकल तो यही कहती है। तो उधर सांपों का खतरा नहीं होगा? शायद होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उस खतरे से 2-4 होने वाले सूरमा एक पाटिल को ही माना जाए। तो तुम ये कहना चाहते हो कि हम भी वहाँ जा सकते हैं? इस बात का पता तो कल चलेगा। कल सामने आएगा कि नक्शे को हमने ठीक से समझा है या नहीं। बहरहाल इन बातों का ये सामूहिक नतीजा तो निकलता ही है कि माल ज़रूर उस आइलैंड पर कहीं है। हाँ, अब बजाय इसके कि कल हम इन तमाम आइलैंड की खाक छानते फिरें, हम सबसे पहले सीधे उस आइलैंड का रुख करेंगे, जिसका कि कोई नाम नहीं है, लेकिन जिसकी शक्ल सांप के खुले मुंह से मिलती है। सहूलियत के लिए हम उस आइलैंड का अपना कोई नाम रख लेते हैं, जैसे पाटिल आइलैंड या कोबरा आइलैंड, मवाली आइलैंड, भाई आइलैंड। कोबरा आइलैंड ठीक रहेगा। ठीक है, अब तुम बोलो, मेरी गैरहाजिरी में पीछे तुमने क्या किया? कुछ पल्ले पड़ा? कुछ तो पड़ा। गुड, बताओ। यहाँ सबने मुझे विदेशी समझा, इसलिए बढ़ बढ़ के एक की 8 लगा के बात की। कोई बात मतलब की भी निकली ना, तभी तो बोला कि कुछ पल्ले पड़ा। क्या? देखो, यहाँ का जो कोस्टल गार्ड्स का इंचार्ज है, उसका नाम हरीश बेलावाला है। सब इंस्पेक्टर के बराबर का रैंक है उसका, और लोकल पुलिस चौकी में ही पाया जाता है। मैं उससे मिली थी तो उसने बत्ती से निकाल के और गोद में बिठा के मेरे से बात की थी। गोद में बिठा के? कसर भी नहीं छोड़ी थी। कमीना 55 के पेटे में था और यूँ थुलथुल जिस्म था उसका कि हैरानी होती थी कि वो कोई यूनिफॉर्म वाला जॉब करता था। तूंद इतनी बड़ी जैसे कि साबुत तरबूज निकल गया हो।
बैठता था तो कौन घुटनों पर रखी मालूम होती थी। फिर भी मुझे गोद में बिठाने का ख्वाहिशमंद था। हो, मैं तो समझा कि बिठा ही लिया। जगह कहाँ थी, गोद में तो पहले ही तोंद बैठी हुई थी। अच्छा अच्छा, अब आगे बढ़ो। हाँ, तो मैंने उससे पूछा, क्या इस इलाके में स्मगलिंग का कोई शगल था तो क्या हाल ही में कोई काबिल ज़िक्र वारदात हुई थी? तो जवाब में उसने मुझे एक काफ़ी दिलचस्प कहानी सुनाई। बोला, पिछले सोमवार को वहाँ के समुद्र में वैसा एक वाक़या हुआ था जिसका जिक्र के काबिल कहा जा सकता था। उस रोज़ कोस्टर पेट्रोल की एक मोटर बोट समुद्र की गश्त कर रही थी, जबकि उन्होंने नीचे समुद्र में खड़े एक मालवाहक जहाज से एक मोटर बोट को अलग होते देखा था। बिलावाला कहता है कि वो जहाज भारत की समुद्री हदबंदी से बाहर खड़ा था, इसलिए जहाज पर उसका कोई जोर नहीं था। लेकिन अगर वो मोटर बोट उससे अलग होकर भारत के समुद्र में दाखिल होती थी तो वो उसके पीछे पड़ सकता था। लिहाजा वो तब तक इंतज़ार करता रहा जब तक कि ऐसा ना हो जाए। वो मोटर बोट आइलैंड की तरफ बढ़ी तो बेलावाला अपनी पेट्रोल बोट पर उसके पीछे लगा। लेकिन दूसरी बोट वालों को जो ही इस बात की खबर लगी वो तो भाग खड़े हुए। इससे बेलावाला का माथा ठनका। उसने पेट्रोल बोट का से उनका पीछा किया और तब भागती बोट दो संकरे टापुओं के बीच घुस गई। बेलावाला अपनी बोट पर करीब पहुंचा तो वहां उसे ऐसा कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दिया जिस पर कि बोट घुस सकती थी। वो कहता है कि टापुओं के बीच पानी से बाहर सर उठाती हुई चट्टानें थी जिनसे टकराकर बोट चूर चूर हो सकती थी। लेकिन अगली बोट के साथ ऐसा कोई हादसा नहीं गुजरा था। ज़रूर अगली बोट का ड्राइवर कोस्टल गार्ड्स के ड्राइवर से ज़्यादा चतुर सुजान था, जो कि चट्टानों में से मोटर बोट निकाल कर ले गया था। कहाँ? जाहिर था कि उन टापुओं से पार। थोड़े अरसे के लिए अगली मोटर बोट बेलावाला की निगाहों से ओझल हो गई थी। कोस्टल पेट्रोल की बोट उसके पीछे तो नहीं लग सकी थी, लेकिन वो वहाँ से टली भी नहीं थी। जल्दी ही उनके इंतज़ार का फल उन्हें मिला और वो दूसरी मोटर बोट टापुओं के पल्ली तरफ फिर समुद्र में दिखाई दी, जहाँ से कि वो खामोशी से फिगारो के किनारे की तरफ बढ़ रही थी। वो यहाँ के एक पायर पर आकर लगी तो बेलावाला ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। मालूम हुआ कि वो एक लोकल बोट थी, लेकिन बोट पर सवार तमाम के तमाम लोग इस बात से साफ मुकर गए कि वो बीच समुद्र में खड़े किसी जहाज के करीब पहुँचे थे। उन्होंने तो ये तक दावा किया कि उन्हें कतई खबर नहीं लगी कि कोस्टर पेट्रोल की कोई बोट उनके पीछे थी। अरे ये तो बिल्कुल साफ झूठ था। हाँ, बिल्कुल सरासर झूठ था। इसलिए बेलावाला ने बोट की ऐसी मुकम्मल तलाशी ली जैसे सुई तलाश कर रहा हो। तो फिर कुछ हाथ नहीं लगा होगा? कैसे जाना? कुछ हाथ लगने वाला होता तो वो लोग हरगिज़ भी फिगारो के समुद्र तट का रुख ना करते। यू आर राइट, कुछ भी हाथ नहीं लगा था। तो इस कहानी से हमारे हाथ क्या लगा? जो हमारे हाथ लगा वो मैं अभी आगे आता है ना। हाँ, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। जिन दो टापुओं के बीच में वो मोटर बोट घुस कर गायब हुई थी वो मुझे बेलावाला ने अपने ऑफिस में लगे गोवा के विशाल नक्शे में दिखाए थे। धर्मेश, उन दो टापुओं में से एक सांप की शक्ल वाला वो टापू था जिसका अभी अभी हमने नामकरण किया था, कोबरा आइलैंड। बेलावाला कहता है कि वो उस बोट से कुछ न बरामद होने पर बहुत झुंझलाया था, इसलिए खुंदक में उसने उस बोट का फिर चालान कर दिया था। किस बात का? भैया उस पर कोई लाइफ बोट ना होने का। वो कहता है कि उस साइज़ की मोटर बोट पर इमरजेंसी में सेफ्टी के लिए जैसे लाइफ बेल्ट्स होना कानूनी ज़रूरी होता है, वैसे ही एक चप्पों से खींची जाने वाली किश्ती भी होना ज़रूरी होता है। तो ऐसी किश्ती उस बोट पर नहीं थी। कहाँ गई? सोचो, इस बात को ख्याल में रख के सोचो कि दो टापुओं के बीच थोड़े अरसे के लिए वो बोट कोस्टर पेट्रोल की निगाहों से ओझल हो गई थी। तुम्हारा मतलब है कि दूसरी बोट वालों ने उस वक्फे में किसी को उस सामान के साथ जो गैर कानूनी था और पकड़ा जा सकता था बोट पर से किश्ती के साथ समुद्र में उतार दिया था? हाँ, मेरा यही मतलब था। ऐसा नहीं हो सकता क्या? हो तो सकता है, वरना उस बोट की किश्ती कहाँ गई? वरना स्मगलिंग का कोई माल उस बोट से क्यों ना पकड़ा गया जिसकी हरकतें स्मगलिंग की तरफ साफ साफ इशारा कर रही थी। मेरा आगे मतलब ये है कि स्मगलिंग के माल के साथ और उस किश्ती के साथ जो शख्स कोबरा आइलैंड के करीब समुद्र में उतारा गया था वो हमारे पाटिल साहब थे।
ओह, लेकिन वो आइलैंड तो ओह, लेकिन वो आइलैंड तो फिगारो की खुशकी से बहुत फासले पर है। वहाँ से कोई चप्पुओं वाली नाव चलाकर किनारे पर पहुँचना तो मुमकिन नहीं। ऐसी कोई कोशिश भी पाटिल ने नहीं की होगी, क्योंकि उसे आश्वासन होगा कि कोस्टर पेट्रोल से पीछा छूट जाने के बाद उसके बोट वाले साथी उसे लेने आएंगे। तो वो गए होंगे, गए ही होंगे, वरना पाटिल खुशकी पर कैसे पहुंचा होता। जब पाटिल को लेने गए तो माल भी साथ ही क्यों न ले आए। अब ये बात तो तुम बताओ। कई वजह हो सकती हैं। एक तो कोस्टर पेट्रोल से उन्हें तब भी अंदेशा होगा, इसलिए उन्होंने माल को कुछ दिन गायब ही रखे रहना मुनासिब समझा होगा। दूसरे ये कि जाहिर है कि स्मगलिंग रैकेट में वो सब लोग तो प्यादे थे, मिडिल मैन थे, जिन्हें ऊपर से आने वाले किसी हुक्म का इंतज़ार होगा। वो हुक्म आने तक उन्हें माल का वहाँ पड़ा रहना सेफ ही लगा होगा। तीसरे, माल छुपाने के लिए उन्होंने शुरू से ही वही जगह चुनी हुई होगी। चौथे, कोई ऐसे गैर मामूली हालात एकाएक पैदा हो गए होंगे कि उन लोगों को वक्ती तौर पर उस जगह के करीब फटकना नामुमकिन हो गया होगा जहाँ की पाटिल ने माल छुपाया होगा। कैसे गैर मामूली हालात? जैसे सांप भड़क गए होंगे। और ना भी भड़के हों तो भी सैकड़ों हजारों सांपों के बीच कदम रखने का हौसला हर किसी का तो नहीं हो सकता ना। पाटिल स्नेक हंटर रह चुका था। वो सांपों को हैंडल करना जानता था। जो काम और लोगों के लिए बहुत मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था, वो उसके लिए मामूली था। वो सांपों में माल रख के आ सकता था तो यकीनन उसे वहाँ से वापस भी ला सकता था। उसकी वो खास हैसियत थी, उसकी वो ताकत थी जिसने उसे अमानत में ख़यानत करने के लिए उकसाया था। वो जानता था कि कोबरा आइलैंड पर माल भले ही कितने ही दिन पड़ा रहता, सेफ था। इसलिए वो अपने साथियों के साथ फिगारो आइलैंड पर आकर लगा और फिर वहाँ से खिसक गया। नक्शा क्यों बनाया? उसे नक्शे की क्या ज़रूरत थी? वो तो जानता ही था कि माल कहाँ था। खुद उसने ही तो उसे वहाँ रखा था। बिल्कुल ठीक। इसी से जाहिर होता है कि नक्शा उसने अपने लिए नहीं बनाया था। तो किसके लिए बनाया था? उस शख्स के लिए जिससे कि उसने इस माल का सौदा किया था। वो नक्शे का क्या करता? उसके मुताबिक माल को अपने कब्जे में करता। उस सौदे की एक ये शर्त भी रही होगी कि पाटिल सिर्फ वो जगह बताएगा जहाँ की माल पड़ा था, जहाँ से कि खरीदार माल काबू में कर सकता था। जहाँ से कि कोई उसके लिए माल काबू में कर सकता था। ये ना भूलो, इस द्वीप समूह पर स्नेक हंटिंग एक व्यवसाय है जिसमें लगा पाटिल ही इकलौता स्नेक हंटर नहीं था। लेकिन कोबरा आइलैंड पर कदम रखने का हौसला तो वो ही कर सकता था। या तो ऐसा होगा नहीं, पाटिल जैसा कोई स्नेक हंटर उपलब्ध होगा खरीदार को, या फिर उसके पास माल पर काबिज होने का कोई और ज़रिया होगा। और वो कोई ऐसा ज़रिया भी हो सकता था जो उसे खुद पाटिल ने ही सुझाया हो। तो तुम्हारे ख्याल से माल का खरीदार चिपलन में था? हाँ, तभी तो वो वहाँ पहुँचा। अगर ऐसा था तो उसने मुझे पणजी में क्यों बुलाया, चिपलन में क्यों नहीं बुलाया? ज़रूर माल के बदले में पेमेंट पणजी में होनी होगी। बेचने वाला कोई शर्त लगा सकता था तो खरीदने वाला भी तो लगा सकता था। खरीदने वाले ने ये शर्त लगाई होगी कि वो पहले माल को चौकस करेगा और फिर पणजी में उसकी पेमेंट करेगा। और वो पेमेंट को मुझे सौंपना चाहता था। पेमेंट ही तो सांप से क्या पल्ले पड़ता तुम्हारे? लेकिन मुझे हिफाजत के लिए, सेफ कीपिंग के लिए, उससे तुम्हारे पे एतबार जो था। और कोई बात? हाँ, एक बात जो मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। क्या? वो मोटर बोट जिसके पीछे कोस्टर पेट्रोल वाले पड़े थे, जिससे कि मैंने अभी तुम्हें कहानी सुनाई, उसका नाम सी हॉक है। सी हॉक? ये तो उस बोट का नाम है जो कि हमने मारियो की मार्फत कल के लिए किराए पर ली है। क्या ये महज इत्तेफाक है? इत्तेफाक ही होगा। हमें ऐसी बोट किराए पर मिली जिसे कि कोबरा आइलैंड के समुद्र में दाखिल होने का पहले से तजुर्बा है। और सी हॉक के मार्किंग का नाम भंवरलाल और परेश गोतमारे है। और बस अब क्या इरादा है? मेरा इरादा तो पहले अपने लिए किसी होटल में जगह तलाश करने का है। करके आओ, तब तक मैं यहीं हूँ। यहीं तो? हाँ हाँ, बियर का मज़ा आ रहा है। धर्मेश ने हैरानी से उसकी तरफ देखा।
अच्छी जगह है ये। मैं तो पहले कभी ऐसे घर से निकली नहीं, इसलिए और भी मज़ा आ रहा है। नशा हो रहा है तुम्हें? क्या बुरी बात है। चलता हूँ। 15 मिनट में ना लौटूँ तो समझना मुझे कमरा मिल गया है। मुझे कैसे पता लगेगा कहाँ कमरा मिल गया? तुम्हारे होटल फ़ोन कर दूंगा। तुम अभी वहाँ नहीं पहुँची होंगी तो रिसेप्शन पर मैसेज छोड़ दूंगा। ठीक है, लेकिन कमरा ना मिला तो लौट आऊँगा। फिर मुझे तुम्हारे होटल में तुम्हारे साथ ही रहना पड़ेगा, भले ही देखने वाले कुछ भी सोचें। ओके। धर्मेश वहाँ से विदा हो गया। पीछे बैठी शोभना बियर चुसकती रही। यूं ही कोई 5 मिनट गुजरे। तभी किसी ने उसके सामने खंखाल कर गला साफ किया। उसने सर उठाया तो सामने बत्ती सी निकाले मारियो को खड़ा पाया। उसके साथ उसके आजू बाजू खड़े 2 आदमी और थे, जिन्हें देखकर शोभना का कलेजा कांप गया। वो वही उसके जाने पहचाने 2 मवाली थे, जिनमें से एक के कंधों तक आने वाले लंबे बाल थे और दूसरा सिर से आधा गंजा था और उसका मुंह झुलसा हुआ था। उसने जल्दी से अपने हैट को अपने माथे पर और नीचे तक, आंखों से भी नीचे तक झुका लिया। यस। फिर वो भरसक सुसंयत स्वर में बोली, मैडम, जो आप बोट कल के लिए चार्टर किया, ये उसके प्रोपराइटर हैं। सोचा मिलवा दूं। मारियो अदब से टूटी फूटी अंग्रेजी में बोला। भंवरलाल, वो लंबे बालों वाली की तरफ इशारा करते हुए बोला, और गो तुम्हारे। उसने अंतर्गंजे की तरफ इशारा किया। हेलो, शोभना बोली। जवाब में उन दोनों ने भी हेलो बोला। शोभना ने नोट किया कि अधगंजा गोतमारे बड़े उलझनपूर्ण भाव से उसकी तरफ देख रहा था। आपका ड्राइवर कहाँ गया? गया, शोभना जानबूझकर झूमती सी बोली। अभी तो यहीं बैठा था। चला गया, डेस मिस कर दिया। रात को टैक्सी नहीं मांगता। किधर जाएगा रात को? ओह, यानी कि सुबह आएगा। यस। आप? भंवरलाल बोला। सुबह 10 बजे सैर के लिए रवाना होंगी। शोभना ने यूं उलझनपूर्ण भाव से मारियो की तरफ देखा जैसे उसके पल्ले कुछ न पड़ा हो। टुमारो 10 AM, स्टार्ट 10 AM, नो? ओ दैट, यस, 10 AM। इधर की कोई ज़बानी नहीं जानती क्या? भंवरलाल मारियो से बोला। नहीं, सिर्फ इंग्लिश बोलती है। नाम क्या है इसका? पूछा नहीं। चलना पूछ। मैडम, योर नेम? बोटमैन वांट्स नेम ऑफ हिज चार्टर। एलिसा, फ्रॉम इंग्लैंड। यू वांट बियर? मारियो ने तत्काल सहमति में सर हिलाया। फिर उसने सहम कर भंवरलाल की तरफ देखा। उसका सर भी सहमति में हिलता पाकर उसकी जान में जान आई। शोभना ने सबके लिए बियर का ऑर्डर दिया। वैसा करना ज़रूरी था। अब वो वहाँ से एकाएक उठकर तो नहीं जा सकती थी। गोद मारे उसे शक की निगाहों से अब भी देख रहा था। अगर वो एकाएक उठकर चल देती तो उसका शक पक्का यकीन में बदल जाता। गोद मारे एकाएक व्यग्र भाव से भंवरलाल के आसीन खींचने लगा। क्या है? जरा उठ के मेरी बात तो सुन। इधर ही बोल। इधर नहीं, अरे उठकर बाजू में चलना। सुन। क्यों? ये सुन लेगी। आए, ये इधर की कोई जबान नहीं समझती, सिर्फ अंग्रेजी बोलती है, अंग्रेजी समझती है। सुन, अब जो बोलना है इधर ही बोल, बेखौफ बोल। नहीं नहीं, फिर भी बाजू में चलना। फिर भी? हाँ। भंवरलाल ने एक आहासी भरी और उठकर उसके साथ हो लिया। धर्मेश को होटल में कमरा मिलने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई। चर्च रोड पर स्थित जिस पहले होटल में उसने कदम रखा उसमें कमरा उपलब्ध था। होटल का नाम लवनेस था, जहाँ की उसे 12 नंबर कमरा मिला। होटल एक 2 मंजिली इमारत में स्थापित था और 12 नंबर कमरा उसके ऐन पिछवाड़े में ग्राउंड फ्लोर पर था। पिछवाड़े में एक कंपाउंड था जिसमें उसकी खिड़की खुलती थी। कंपाउंड से आगे एक 4 दीवारी थी, जिसमें से एक छोटा सा आयरन गेट था और उससे आगे पिछवाड़े की कदरन चौड़ी गली थी। बढ़िया। रिसेप्शन पर पहुंचकर उसने सबसे पहले डायमंड में फ़ोन किया। मालूम हुआ कि मिसेस एलिसा वाकर अभी अपने कमरे में वापस नहीं लौटी थी। तब उसने रिसेप्शनिस्ट को ही अपना और अपने होटल का नाम और कमरा नंबर लिखवा दिया। वो वापस अपने कमरे में पहुंचा। वो एक कुर्सी पर ढेर हो गया। उसने एक सिगरेट सुलगा लिया और सोचने लगा, क्या सांपों की बस्ती में कदम रखने की उसकी मजाल हो सकती थी? जो उपकरण वो पड़जी से खरीद कर लाया था, क्या वाकई वो उतना मददगार साबित हो सकता था जितना कि उसे उससे उम्मीद थी? क्या माल उनके हाथ लग सकता था? माल था क्या? नार्कोटिक्स, हीरे, घड़ियाँ? तभी दरवाजे पर दस्तक पड़ी। यस?
दरवाज़ा खुला और चौखट पर एक वेटर प्रकट हुआ। आपका फ़ोन है सर। मेरा? जी। किसका है? मालूम नहीं सर। शोभना का ही हो सकता है, उसके सिवाय और किसे मालूम था कि वो वहाँ था। आता है। वेटर चला गया। धर्मेश रिसेप्शन पर पहुँचा। कहाँ है फ़ोन? रिसेप्शनिस्ट ने पिछवाड़े के एक बंद दरवाजे की तरफ संकेत किया। यहाँ क्यों नहीं? वो रिसेप्शन पर पड़े फ़ोन की ओर इशारा करता हुआ बोला। ये बिज़ी है सर, किसी और गेस्ट का फ़ोन आया हुआ है, ये लाइन एंगेज्ड है। हो। वेटर आपको पीछे के फ़ोन पर लेकर जाता है। थैंक यू। वो वेटर के साथ हो लिया। वेटर ने निर्देशित दरवाज़ा खोला। दोनों भीतर दाखिल हुए। वो एक ऑफिस नुमा कमरा था जो कि उस वक्त खाली था। वेटर वहाँ ना रुका। उसने उसकी पिछली दीवार में बना एक दरवाज़ा खोला और धर्मेश को संकेत किया। धर्मेश उसके करीब पहुंचा। उसने उस दरवाजे से भीतर कदम रखा। वेटर तत्काल वहाँ से रुखसत हो गया। धर्मेश ने नोट किया कि वो एक स्टोर था जिसकी चारों दीवारों के साथ छत तक स्टोरेज रैक रखे हुए थे। वहाँ रोशनी का इकलौता साधन छत से तार के साथ लटकता एक शेड वाला बल्ब था। कहाँ था टेलीफोन? क्या उसके साथ कोई मजाक किया गया था? इधर आ जाओ। फिर एक कोने से आवाज़ आई। धर्मेश ने सकपकाकर उधर देखा तो पाया उधर नीम अंधेरे कोने में एक मेज़ के पीछे कोई बैठा था। उसके सामने मेज़ पर टेलीफोन पड़ा था। हाओ, डरने की कोई बात नहीं। कौन डरता है? धर्मेश लापरवाही का प्रदर्शन करता हुआ बोला। बढ़िया, तो फिर आओ। धर्मेश करीब पहुंचा। बैठो। धर्मेश उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। फिर बड़े सहज भाव से उसने फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया। फ़ोन नहीं है। फ़ोन नहीं है? फिर मुझे इधर क्यों बुलाया? बताता है, लेकिन समझ लो मैं ही फ़ोन किया। समझ लो तुम मेरे से फ़ोन पे ही बात कर रहे हो। कमाल है। तुम्हारा नाम धर्मेश ठाकुर है? कैसे जाना? मुझे टीकाराम कहते हैं। मैं भाई का खास आदमी हूँ। भाई हो तो ये माजरा है। मेरा तुम्हारे से अकेले में बात करना ज़रूरी था, इसलिए तुम यहाँ हो। क्या बात करना ज़रूरी था? पैकेट किधर है? कौन सा पैकेट? तुम्हें मालूम है कौन सा पैकेट? फालतू बातों में रात खोटी करने का कोई फ़ायदा नहीं। धर्मेश खामोश रहा। तुम नादान हो, अनजान हो, इसलिए मैं एक बात तुम्हें समझा देना चाहता है। भाई से पंगा लेना कोई हंसी खेल नहीं। दो ही किस्म के लोग भाई से पंगा ले सकते हैं। एक तो वो जो खुद खुशी के तमन्नाएं हों, और दूसरे जो भाई की ताकत, भाई के रुतबे, भाई के जलाल से वाकिफ़ ना हो। तुम दूसरे किस्म के आदमी हो, इसलिए मैं तुम्हारा लिहाज करता है और शराफत से पैकेट की बात करता है। लिहाज कर रहे हो? हाँ। फिर उन दो मवालियों से तो तुम अच्छे ही हो जिन्होंने उसी पैकेट के खातिर चिपलन में मेरी कार में बम लगाया और जिसमें मेरी जगह एक निर्दोष मारा गया। वो कुर्सी पर सीधा होकर बैठा। उसने एक क्षण अपलक धर्मेश की तरफ देखा। ऐसा किया उन्होंने? हाँ। फिर तो उनकी खैर नहीं। पहले से तुम्हें या तुम्हारे कथित भाई को उनकी करतूत की खबर ही नहीं? नहीं, वो भाई के हुक्म पर उसे रोज़ फ़ोन लगाते थे, लेकिन उन्होंने ये बात उससे छुपा कर रखी। अब खैर नहीं कमीनों की। अब तो एक ही तरीके से उनकी जान बच सकती है, वो कुछ करके दिखाएं। लेकिन कैसे कर दिखाएं? पैकेट तो तुम्हारे पास है। धर्मेश खामोश रहा। एकाएक टीकाराम के हाथ में एक लंबी नाल वाली खतरनाक रिवॉल्वर प्रकट हुई। पैकेट तुम्हारे पास है? इस भरे पूरे होटल में गोली चलाने की तुम्हारी मजाल नहीं हो सकती। उसने रिवॉल्वर का घोड़ा खींचा। गोली धर्मेश के कान को छूती हुई गुजरी और पीछे कहीं जाकर टकराई। पीछे कहीं टंग की आवाज़ हुई जो गोली के किसी रैक से टकराने से पैदा हुई मालूम होती थी, लेकिन गोली चलने की आवाज़ नहीं हुई थी। उसने आतंक भरे भाव से रिवॉल्वर की तरफ देखा। तब उसे उस लंबी नाल का राज समझ में आया। रिवॉल्वर की नाल पर साइलेंसर चढ़ा हुआ था जो कि नीम अंधेरे में उसे नहीं दिखाई दिया था। एकाएक धर्मेश का गला सूख आया। टीकाराम की उंगली फिर रिवॉल्वर के घोड़े पर कसनी शुरू हुई। ओ नो नो प्लीज़, धर्मेश फुसफुसाया। टीकाराम ने पाल नीचे झुका ली। पैकेट तुम्हारे पास है? हाँ, लेकिन उसमें कुछ नहीं है। तत्काल वो सहमति में सर हिलाता हुआ बोला। क्या? बाय गॉड, उसमें कुछ नहीं है। उसमें सिर्फ एक नकली सांप है। सांप के भीतर कुछ होगा?
लकड़ी का बुरादा बस। खोल के देखा, सारा नहीं, सिर्फ 2-3 टांके तोड़कर भीतर झाँका था। मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो, मैं अभी पैकेट हाजिर कर देता हूँ। नहीं मांगता। क्या? बेफिजूल का पैकेट नहीं मांगता। क्या? हाँ, तू खामा खा अपनी शानपंती दिखा के मेरे को हड़काया, बीच में पंगा किया। भीड़ू, मैं कुछ बोलना मांगता है। क्या? पैकेट में कुछ था या नहीं था वो तू जाने, तू उधर तक पहुंच गया, इसी से लगता है कि पैकेट में कुछ था। जो कुछ था वो अभी मैं तेरे हलक में हाथ देकर निकलवा सकता है, पर मैं बोला मैं कुछ और मांगता है। क्या? क्या? भीड़ू, तू इधर पहुंचा, कुछ मतलब? अब सुन, मैं कुछ और क्या बोलना मांगता है। अगर तू माल को काबू में कर सकता है तो ऐसा करने की भाई की तरफ से तेरे को खुली छूट है। अच्छा, लेकिन ये नहीं भूलने का है वो माल भाई का है, वो जिधर भी है भाई का है। आगे जिसके पास भी होगा भाई का रहेगा। कीमती माल है। 50 करोड़ का। प क्या? 50? हाँ भीड़ू, अगर तू उस माल को तलाश कर पाया और उसे महफूज इधर ले आने में कामयाब हो पाया ना, तो भाई की तरफ से तेरी सारी खताएं माफ और तुझे 50 लाख का नजराना। क्या? धर्मेश के मुंह से बोलना फूटा। अब तू समझ, तू भाई की तरफ। मेरे समझने से क्या होगा? क्या? क्या बोला? मतलब तुम्हारे वो 2 मवाली भी तो कुछ समझे ना। इस घड़ी मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है। तू खाते जमा रख, वो अब तेरे पास भी नहीं फटकेंगे, बस एक बार वो मुझे मिल जाए। वो तुम्हारे भाई को रोज़ फ़ोन लगाते हैं तो? आज नहीं लगाया, तभी तो मुझे इधर ही आना पड़ा। पर मेरे बारे में कैसे जाना? क्या मुश्किल काम था? हमरे आदमी तेरे पीछू, पुलिस तेरे पीछू, पाटिल की बाई का तू खास। तू बहुत फेमस आदमी है भीड़ू। उफ, मेरी बदकिस्मती। तो जो मैं बोलना था बोल दिया। पढ़, एक बात फिर बोलता है, कोई लफड़ा नहीं मांगता, कोई शानपंती नहीं। भाई का गुस्सा खराब, भाई से एंटी जाकर आज तक कोई जिंदा नहीं बचा। आगे तू खुद से आना है। धर्मेश खामोश रहा। अब जा और जाके ऐसे हालात पैदा कर कि भाई खुद तुझे अपनी रहमत से नवाजे, तेरी पीठ ठोके, तुझे शाबाशी दे। क्या? धर्मेश ने सहमति में सर हिलाया। ये कागज़ पकड़। टीकाराम ने कागज़ का एक पुर्जा धर्मेश को थमाया। इस पर एक सेलुलर नंबर है, आखिरी दुनिया में से किधर से भी कॉल करेगा, लगेगी। माल काबू कर सके तो खबर करना। तेरे पास 48 घंटे का टाइम है। उसके बाद सोच। वो 4 शब्द उस आदमी ने ऐसे नृशंस ढंग से कहे कि धर्मेश की रूह कांप गई। अब जा और जाके 50 लाख के सपने देख। धर्मेश उठा। 50 लाख के, 50 करोड़ के नहीं। सहमति में सर हिलाता भारी कदमों से धर्मेश वहां से रुखसत हुआ। वो बार के एक तन्हा कोने में पहुंचे। अब बोल, क्या है? भंवरलाल उतावले स्वर में बोला। यार, ये मेरे को दादा वाली बाई जान पड़ती है। माथा फिरेला है तेरा? ये तो कोई फिरंगी मेम है, दादा वाली बाई कैसे हो सकती है? भाई मेरे को जान पड़ती है। उफ, जैसे पहले तुझे चिपलन में उस टैक्सी ड्राइवर की पैसेंजर दादा वाली बाई जान पड़ती थी। हाँ भाई, ये वो ही है। नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बोला ना, नहीं हो सकती। गोथ मारे, तू मेरा यकीन कर, ये फिरंगी मेम वो बाई नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? तू कुछ छुपा रहा है। तू चिपलन में भी कुछ छुपा रहा था, अब मैं जान के ही रहूँगा तू क्या छुपा रहा है। नहीं जान पाएगा तो मैं भाई से बात करूँगा। अच्छा, क्या बात करेगा? मैं भाई को बोलूँगा तू पीछे चिपलन में ऐसा कुछ किया जो तू जबान पर लाने से डरता है। मैं डरता हूँ? हाँ। तू मेरी अपने जोड़ीदार की भाई से चुगली करेगा? जब जोड़ीदार को मेरा लिहाज नहीं तो मुझे जोड़ीदार का लिहाज कैसे होगा? अगर हम दोनों एक हैं तो तुझे मेरे से कुछ छुपाना चाहिए।
भंवरलाल कुछ क्षण खामोश रहा और फिर कठिन स्वर में बोला, ठीक है, बोलता हूँ, सुन। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। मैं चिपलन में स्वागत होटल की पार्किंग में खड़ी उस भीड़ू की कार में बम लगाया। क्या? मैं असल में उसको डराना मांगता था। बम पैसेंजर्स का और कार का थोड़ा बहुत नुकसान करता, फिर वो डर का पैकेट हमरे को सौंपना कबूल करता। पर वो बम साला मेरे को धोखा दे गया। वो मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा कड़क निकला। मैं उसको कार के इग्निशन में ऐसा वायर किया था कि इग्निशन ऑन होता तो बम फटता। बम फटा, पर उसने सब कुछ खलास कर दिया। दोनों पैसेंजर खलास, कार खलास, साला पीछू कुछ ना बचा। मैं देख के आया। दोनों पैसेंजर खलास? हाँ हाँ, दोनों ही होंगे। हर जगह तो इकट्ठे जाते थे, तब भी कार में दोनों ही सवार होंगे। और पैकेट भी खलास? जब पैसेंजर खलास, कार खलास, तो पैकेट किधर ही बचता? ओह, तभी चिपलन में बोलता था मैं पैकेट का नाम ना लूँ का। भंवरलाल, अब तेरी खैर नहीं। मेरे को भी फिक्र, तभी तो दौड़ के इधर आए। गो तुम्हारे, तू उस आइलैंड से वाकिफ़ है? कोई नहीं वाकिफ़ उस आइलैंड से, पाटिल ही वाकिफ़ था, वो भी मुकम्मल तौर से नहीं। तू तो एक बार वहाँ गया था, बरोबर, पर पाटिल के साथ। पर किनारे तक ही, आगे जाने का हौसला पाटिल का ही हुआ था, मेरा नहीं। अब हौसला करना पड़ेगा, हम दोनों वहाँ जाएंगे। हाँ, और यकीनन मारे जाएंगे। सांप क्या आइलैंड पर कदम रखते ही गले पड़ जाते हैं? नहीं, लेकिन उनकी दहशत ऐसी है कि वहाँ कदम रखने के ख्याल से ही रूह कांप उठती है। तू ना बात को बड़ा चढ़ाकर कह रहा है, असल में देख सुन, बात उस बाई की हो रही थी। अरे खर्दी माँ, कुछ समझ। मैं बोला वो बाई अपने जोड़ीदार के साथ चिपलन में बम से उड़ गई। वो इधर कैसे हो सकती है? वो ये बाई कैसे हो सकती है जो साफ साफ फ्रिंगन मेम लग रही है और हमारी जबान के कशर नहीं जानती? लेकिन सूरत वैसे ही है। किसी से थोड़ी बहुत मिलती सूरत किसी की भी निकल आती है। अब इसका पीछा छोड़ ना। गोत मारे फिरना बोला। दोनों टेबल पर वापस लौटे। वेटर वहाँ उसी क्षण बियर सर्व कर रहा था। सबने चीयर्स बोला। तभी सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहने एक व्यक्ति ने बार में कदम रखा। कई लोगों ने उसका अभिवादन किया। अभिवादन करने वालों में शोभना की टेबल के साथी भी थे। सब इंस्पेक्टर ने एक सरसरी निगाह इधर उधर दौड़ाई और फिर उनकी टेबल की तरफ बढ़ा। वो करीब पहुंचा तो शोभना ने देखा कि उसकी वर्दी पर लगी नेम प्लेट पर जोसेफ फिगुएरा लिखा था। कैसे आए फिगुएरा साहब? भंवरलाल बोला। सब इंस्पेक्टर ने सशंक भाव से शोभना की तरफ देखा। अंग्रेजी में मैं साली इधर की ज़बान नहीं समझती, भंवरलाल ने कहा। हो, सब इंस्पेक्टर बोला। वो एक कुर्सी घसीट कर उनके करीब बैठ गया। उसने अपनी पीक कैप उतार कर अपनी गोद में रख ली और शोभना का अभिवादन किया। हेलो, शोभना मधुर स्वर में बोली। बियर? नो थैंक्स, आई एम ऑन ड्यूटी, सब इंस्पेक्टर ने कहा। रात को क्या ड्यूटी हो रही? भंवरलाल हिंदुस्तानी में बोला। एक स्टूपिड ऑर्डर मिला है चिपलन से, सब इंस्पेक्टर बोला, जो कि महाराष्ट्र में है। ऑर्डर मिला है कि धर्मेश ठाकुर नाम का कोई आदमी इधर दिखाई दे तो उसे हिरासत में ले लिया जाए। भंवरलाल चौंका। इधर साला इतना टूरिस्ट आता है, मैं क्या उनको पायर पे उतरते ही एक एक को बाजू से पकड़ के हिलाऊंगा, पूछूंगा क्यों भाई तो चिपलन से वहाँ पहुँचा धर्मेश ठाकुर है? और वो होगा तो ज़रूर बोलेगा कि हाँ। उसका कोई तस्वीर इधर नहीं पहुँचा? नहीं पहुँचा, सिर्फ हुलिया पहुँचा, उसका और एक नौजवान लड़की का जो कि उसके साथ हो सकती है। जैसे गारंटी है कि लड़की अगर चिपलन में उसके साथ थी तो गोवा में भी साथ होगी, इधर फिगारो पर भी साथ ही होगी। क्या किया है इस धर्मेश ठाकुर ने? अरे उधर की पुलिस से कोई पंगा किया है जिसके बारे में वो लोग उससे पूछताछ करना चाहते हैं। उधर उसकी कार में बम फटा था जिसमें पहले समझा था कि वो मर गया था। वो नहीं मरा था? नहीं। तो कौन मरा था? एक लोकल कार मैकेनिक जो कि चेकअप के लिए उसकी कार को उसके होटल में लेने आया था। और वो लड़की? बम ब्लास्ट की चपेट में एक ही जना गया था, एक ही लाश मिली थी। अब वो लाश मोहम्मद सलीम नाम के एक लोकल मोटर मैकेनिक की थी। बम किसने लगाया सर? क्या पता। उस भीड़ों ने जिसका नाम धर्मेश ठाकुर बोला? पता नहीं, मिलेगा तो पता चलेगा। इधर तो वैसा कोई आदमी नहीं आया।
कैसा कोई आदमी? हुलिया तो बताओ। फिगुएरा ने बताया। फिर आशापूर्ण नेत्रों से सबकी तरफ देखा। सबने सर इनकार में हिलाया। ओके, मैं चलता हूँ और लोगों से पूछताछ करता हूँ। उसने बड़े अदब से शोभना का अभिवादन किया और बाहर की तरफ बढ़ गया। अब क्या कहता है? पीछे गोत मारे बोला। जब वो भीड़ू तेरे बम से नहीं मरा तो क्यों ये फिरंगी मेम वो भाई नहीं हो सकती? जवाब तू खुद ही दिया हलकट, क्योंकि ये फिरंगी मेम है, भंवरलाल बोला। पर एकाएक शोभना उठ खड़ी हुई। उसने वेटर को बुलाकर बिल चुकाया और पहले मारियो की ओर फिर भंवरलाल की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, 10 AM, ओके? ओके मैडम, गुड नाइट। गुड नाइट। लापरवाही से चलती वो बाहर से बाहर निकल गई और उस सड़क पर आगे बढ़ी जो कि ईस्ट एंड की तरफ जाती थी। उसे धर्मेश को फ़ौरन ये खबर करना बहुत ज़रूरी लग रहा था कि वो दोनों मवाली फिगारो आइलैंड पर पहुंच चुके थे और बोर्ड के 2 मालिकान के जो नाम उन्हें बताए गए थे वो असल में उन्हीं दोनों मवालियों के थे। लेकिन था कहाँ धर्मेश? आज उसे वहीं कहीं कमरा ना मिला होता तो वो 15 मिनट में वापस लौटा होता। वो तो आधे घंटे से ऊपर हो जाने तक भी नहीं लौटा था। जानने का एक ही रास्ता था। रात की उस घड़ी लगभग खाली सड़क पर लपकती वो अपने होटल पहुंची। मेरे लिए कोई, वो हाफती सी रिसेप्शनिस्ट से बोली। आपके लिए एक मैसेज है मैडम। क्या? जल्दी बोलो। आपका ड्राइवर होटल लव नेस्ट के कमरा नंबर 12 में है, वहाँ फ़ोन लगाओ। किसे? होटल को। नंबर लग जाए तो फ़ोन मुझे दो, जल्दी करो। रिसेप्शनिस्ट ने नंबर डायल करा। बिज़ी है? फिर करो, मैं अभी आती हूँ। वो दौड़कर अपने कमरे में गई। वहाँ से उसने वो रिवॉल्वर अपने काबू में की जो उसका हमलावर दादर में उसके फ्लैट में फेंक कर गया था और जिसका नाम अब वो जानती थी कि गोथ मारे था। उसने रिवॉल्वर अपने हैंडबैग में रख ली और दौड़ती हुई वापस रिसेप्शन पर पहुंची। नहीं मिल रहा मैम, शायद फ़ोन ख़राब मालूम होता है। एक ही नंबर है? हाँ, नेवर माइंड। ये बताओ, ये होटल लव नेस्ट है कहाँ? चर्च रोड पर। चर्च रोड पर कहाँ? जल्दी बोलो, पहलियाँ ना बुझाओ। यहाँ से चर्च रोड पहुँचने का मुझे रास्ता समझाओ। हक बकाए से रिसेप्शनिस्ट ने उसे समझाया। शोभना जैसे बगुले की तरह होटल में दाखिल हुई थी वैसे ही वहाँ से बाहर दौड़ चली। रात की उस घड़ी कोई सवारी मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं था, इसलिए लगभग दौड़ती हुई वो चर्च रोड पहुँची। वहाँ आगे सड़क पर होटल लव नेस्ट का नियॉन साइन चमक रहा था। वो उसकी दिशा में थोड़ा और आगे बढ़ी और फिर एकाएक थमक कर खड़ी हो गई। भंवरलाल और गोतमारे होटल के सामने खड़े थे और किसी बात पर तकरार करते मालूम हो रहे थे। आइलैंड पर गिनती के होटल थे। ज़रूर उन्होंने जगह जगह होलिया बयान करके मालूम कर लिया था कि धर्मेश ठाकुर कहाँ ठहरा हुआ था। फिर उसके देखते देखते दोनों होटल के भीतर दाखिल हो गए थे। वो ब्लॉक का घरा काट कर पिछवाड़े की गली में पहुंची और वहां से सावधानी से चलती हुई होटल की 2 मंजिली इमारत के पिछवाड़े में पहुंची। उधर सिर्फ एक कमरे में रोशनी थी। वो कमरा ग्राउंड फ्लोर पर था और उसके शीशे की खिड़की पिछले कंपाउंड में खुलती थी। कंपाउंड की 4 दीवारी में एक छोटा सा आयरन गेट था जिसे उसने बड़ी सहूलियत से बाहर से ग्रिल में हाथ डालकर खोल लिया। खामोशी से वो कंपाउंड में दाखिल हुई और रोशन खिड़की के करीब पहुंची। खिड़की के आगे एक पर्दा तना हुआ था, लेकिन वो इतना झीना था कि उसके पार बाखूबी देखा जा सकता था। रात के सन्नाटे में उसे भीतर से आती आवाज़ें भी साफ सुनाई दे रही थीं। सावधानी से सर उठाकर उसने भीतर झांका। उसे एक पलंग पर धर्मेश पलंग से नीचे टांगे लटकाए बैठा दिखाई दिया था। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर फटकार बरस रही थी। वो दोनों मवाली उसके सामने खड़े थे। उनकी खिड़की की तरफ पीठ थी। फिर भी भंवरलाल के जिस्म ने जरा सी हरकत की तो शोभना को उसके हाथ में थमे रिवॉल्वर, उसकी नाल का रुख धर्मेश की तरफ था, वो साफ दिखाई दिया। साला इधर टैक्सी ड्राइवर बन गया है, भंवरलाल का क्रूर स्वर सुनाई दिया। ए नौटंकी बाज का माफिक, मूंछ साफ करा ली, बाल कटवा लिए तो सोच लिया कि थोबड़ा नवा हो गया, गोतमारे बोला। धर्मेश खामोश था। विलायती मैम कौन है? भंवरलाल ने बोला। विलायती मेम है, धर्मेश शांति से बोला। और तू उसका ड्राइवर है? हाँ। इधर टैक्सी चलाता है? हाँ। चिपलन में क्या करता था? सैर करता था। उस बाई के साथ? हाँ। वो किधर गई? मालूम नहीं,
पता नहीं मेरे से बोर हो गई या बम ब्लास्ट से डर गई, लेकिन मुझे छोड़ के चली गई। वो वही बाई थी ना जो मुंबई में दादर मेन रोड के एक फ्लैट में रहती थी? मेरे को नहीं मालूम। और अब इधर विलायती मेम बनी हुई है। नहीं नहीं नहीं, मैं साला, गोतमारे आवेशपूर्ण स्वर में बोला। उसी को थाम के उससे पूछेगा कि थोबड़ा बंद। भंवरलाल घुड़क कर बोला। गोतमारे खामोश हो गया। फॉरेन टूरिस्ट से पंगा लेगा, धर्मेश शांति से बोला, तो 5 साल के लिए जेल जाएगा। क्या क्या बोला? वही जो तूने सुना। मैं साला देखेगा कि। मैं बोला, भंवरलाल सख्ती से बोला, थोबड़ा बंद। गोतमारे फिर खामोश हो गया। भीड़ू, भंवरलाल धर्मेश से संबोधित हुआ, तू इधर मेरे से बात कर। कौन क्या था और अब क्या है? तू ये किस्सा छोड़ और बोल, अब पैकेट की बात करता है? क्या बात? पैकेट कहाँ है? चिपलन में। चिपलन में कहाँ? पुलिस स्टेशन पर सब इंस्पेक्टर दिलीप डोलस के पास। क्या था उसमें? एक नकली सांप। उसके भीतर क्या था? कुछ नहीं, लकड़ी का बुरादा था। ये नहीं हो सकता, सांप में ज़रूर कुछ था, वरना पाटिल उसे साथ ना लिए फिर रहा होता। बुरादे के सिवाय कुछ नहीं था सांप में। कोई नक्शा था? धर्मेश ने उत्तर नहीं दिया। इसमें ज़रूर कोई नक्शा था जिस पर यह दर्ज था कि पाटिल ने आइलैंड पर माल कहाँ छुपाया था। कैसा आइलैंड, कैसा माल? तेरे को मालूम, भीड़ू, अक्खा ही इडियट समझता है हमरे को। कल तू उधर ही जाने के लिए बोट किराया का लिया, कितना अच्छा हुआ, हमारा ही बोट का किराया भरा। मैं तेरे को अभी उधर ही लेके चलता। क्या? चांदनी रात है, कोई वांदा नहीं। फिर वो अपने जोड़ीदार की तरफ घूमा, बोला, इसका सामान समेट कर काबू में कर। ठीक है, गोतमारे बोला, हम इसे पिछवाड़े के रास्ते यहाँ से निकाल कर ले चलते हैं। होटल वालों को सवेरा होने से पहले इसके यहाँ नक्की होने की खबर नहीं लगेगी। वो यही समझेंगे ये साला टुच्चा गेस्ट हाउस का भाड़ा भरे बिना इधर से खिसक गया। गोतमारे धर्मेश का कमरे में इधर उधर पड़ा सामान समेटने लगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। कैसा नहीं कर सकते? भंवरलाल बोला, जैसा तुम करना चाह रहे हो। अच्छा, कौन रोकेगा हमें? तुम्हारा बाप रोकेगा। क्या बकता है? टीकाराम आइलैंड पर है और वो तुम दोनों को तलाश कर रहा है। भंवरलाल को एकाएक जैसे सांप सूंघ गया। कमरे के से सामान बटोरता गोतमारे भी थमक कर खड़ा हो गया। क्या बोला? क्या नाम बोला? टीकाराम, भाई का खास आदमी। तू उसे जानता है? हाँ, मैं